All of you friends will start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं तो फर्स्ट नोट करें. आयुषी, शिवानी, हर्ष, मयंक, सचिन, मुनीश, नदर डांस जस्ट मूव फॉरवर्ड. वन पर्सन लोग नहीं बोल सकते, नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. और फिर बुधवार को मैं उसके डाउट पीडीएफ अपलोड करता हूँ. तो मंडे शाम 6 बजे तक जितने डाउट आए थे उनके जवाब मैंने अपलोड कर दिए. कहाँ जहाँ से आप हैंडआउट डाउनलोड करते हैं. और मैंने इसको सीरियल नंबर देना चालू किया 5 सितंबर 2023 टीचर्स डे था. तो ये करते करते मंडे शाम 6 बजे तक हम पहुंचे तो डाउट का सीरियल नंबर था 4866. मतलब आप सोचिए 2023 से लेके इतने मैंने डाउट सॉल्व किए. और वो तो होगा शायद जो भी पीसीबी 8 या कुछ. तो सोचो जब ये तो जब से चालू किया अनअकैडमी पे तब से चला. तो पीसीबी 1 में कितना होगा, उससे भी पहले 2018-19 से चालू है यार. तो ये कोई मतलब अचीवमेंट नहीं है. मेरा ये कहना है कि अगर मैं आपको कोई कड़वी सलाह दूँ तो उसको ईगो पे नहीं लेना है, उसको सलाह के रूप में लेना है. क्योंकि मैं आपको पूरी यूपीएससी इंडस्ट्री में किसी भी और व्यक्ति से ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ. बड़े से बड़ा टीचर है, बॉडीगार्ड रखते हैं दिल्ली में, कोई सवाल पूछने नहीं देते. तो एक सवाल भी किसी का जवाब नहीं दिया, मैं 4800 जवाब दिया. तो दिल पे नहीं लेना है. मैं कड़वी बात करूँ तो वो भी आपके लिए की होती है. नाउ लेट अस लुक एट द क्विज. देखिए हर बुधवार को क्विज होती है, आपको देनी चाहिए. उससे बड़ा फायदा क्या है कि पता चले कि बाकी लोगों की कंपटीशन में मैं कहाँ हूँ. जो हमने पढ़ा था वो डिजिटल पेमेंट वगैरह 60 क्वेश्चन थे टाइम्स 2, मतलब 120 मार्क की टेस्ट थी. कम से कम उसके अंदर आपके 70 आने चाहिए आउट ऑफ 120 मार्क्स. जिन जिनके हो रहे हैं रानी, सौरभ, सैम, रितिका, इशिता, मुकुल, विजय, सुनीता, वंदना, अभिज्ञान, स्वाति, मनीष, कबीर, सुशांत, प्रियंका, कीर्ति, अचिंत्य, ट्रॉय और उनसे भी ऊपर जिनको और अच्छे मार्क्स मिले सबको बताइए. आप सोचो यहाँ तक अगर मैं नाम लूँ 70 आउट ऑफ 120 तो भी रैंक बन जाता है 637. यूपीएससी में मिलकर जगह होती है करीब 1000 के आसपास फाइनल वैकेंसी. अगर ये एक छोटे से बैच के अंदर ये सीन है तो सोचिए पूरे भारत के सभी होनहार लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होंगे तो वहाँ पर आपकी क्या सिचुएशन होगी. तो रैंकिंग को उस हिसाब से देखना है कि मुझे और बेहतर करना है. इन लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं हो जाना कि अपना यहाँ तक पहुँच गया. आपको और बेहतर करना है, आपको और आगे जाना है. तो इसके लिए टेस्ट दीजिए. मैंने भी टेस्ट दी और टेस्ट दी तो वो ऐसा होता है कि मैं 0 क्वेश्चन टिक करता हूँ तो भी मेरे 2-3 परसेंटाइल में मेरा स्कोर दिखता है. इसका मतलब कुछ लोग तो नेगेटिव 5 और ऐसे मार्क लाते हैं. तो सोचिए वो कितने तेजस्वी हैं. तो सीरियसली एग्जाम दीजिए. ज़्यादातर तो आपके एपीक्यू में लेक्चर 1 में मैंने निपटा दिए हैं. बहुत सारे क्लास चलते हैं, मैंने नहीं बोला उसका पूरा सिस्टमेटिक जवाब मैंने आपको बताया कि क्या कैसे उसे हैंडल करना है. रिवीजन कोर्स में बैठूँ, नेक्स्ट कोर्स में देखूँ पुराने स्टूडेंट वापस बैठे कि नहीं, इकोनॉमी के कौन से पिलर काम के हैं, डाउनलोड कैसे करें हैंडआउट, ये तुम्हारी प्रिंटेड बुक कब और कैसे मिलेगी, हिंदी में हैंडआउट चाहिए, हिंदी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें और कौन सी किताबें पढ़नी है इकोनॉमी में, सब कुछ बातें मैं फर्स्ट लेक्चर में कर चुका हूँ. ये टाइम स्टैम्प पे देख लेना. ये स्लाइड नंबर 6 है. अब यार हम वापस आए वीकली टेस्ट की मेरी जो बात थी. जिनके खराब स्कोर आ रहे हैं उसका क्या कारण है. सबसे पहला ध्यान से वो पढ़ते हैं कि डायरेक्शन क्या पूछा है, फाइंड करेक्ट आंसर, फाइंड रॉन्ग आंसर क्या पूछा है. जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, बीरबल की खिचड़ी कि पॉइंट ए लीड्स टू पॉइंट बी, फिर वो सी डी ई जेड तक ले जाएंगे, उसको खींचेंगे जो पूछा नहीं गया है. वो रीडिंग रिवीजन ठीक से नहीं करते, ऊपर ऊपर से देख के और ऐसे आ जाते हैं. दिमाग उनका फोकस नहीं है. उसका कारण वो करीब 5 मिनट पढ़ते हैं, उनको व्हाट्सएप चेक करना है, उनको इंस्टाग्राम रील देखना है. देन इट कैन नॉट बी हेल्प. तो एक तो फॉरेस्ट ऐप है, उसको इंस्टॉल करो, अपने आप आपका एडिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा ये सोशल मीडिया का. देखिए इकोनॉमी मैंने आपको पहले भी बताया था 3-4 बार रिवाइज करना है. आज पढ़ा कल सुबह रिवाइज करेंगे, बुधवार की टेस्ट पहले एक बार रिवाइज करेंगे, कोर्स खत्म होने से पहले एक बार रिवाइज करेंगे और एग्जाम से पहले. तो 3-4 बार हो गया खत्म. ओरिजिनल लेके मत बैठो. कुछ लोग ये भी डाउट आते हैं कि सिर्फ कंसेप्ट पूछे जाते हैं. बहुत सारे पीवाईक्यू जो उस वीकली टेस्ट में दिए थे आपको खुद पता चले बहुत सारे पीवाईक्यू तो फैक्चुअल नॉलेज पूछ रहा है. एटीएम कौन चलाता है, एनपीसीआई. रुपए किसने लॉन्च किया है, एनपीसीआई ने. बीमेट में कितने फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है, नेफ्ट का मालिक एनपीसीआई नहीं है, ऐसा कुछ ईपीएफओ में पूछा. तो फैक्ट्स तो रटने पड़ेंगे भाई. बहुत सारे लेक्चर होते हैं, ये मैंने नहीं हो पा रहा. इसका मैंने फर्स्ट लेक्चर में जवाब दिया कि 5 स्टार होटल जैसा है, आपको क्या क्या चाहिए आप उतना ही उसमें से देखो. वो फर्स्ट लेक्चर आप देख लेना. नाउ देखिए क्वेश्चन हम सारे सॉल्व करने वाले 60 क्वेश्चन सॉल्व करने में 60 मिनट चले जाएंगे. ध्यान से पढ़ने स्टेटमेंट. तो जैसे नेफ्ट आरटीजीएस तो वो तो एनपीसीआई चलाता है ना, तो वो एनपीसीआई नहीं चलाता है, तो वो स्टेटमेंट उस हिसाब से गलत हो जाएगा क्योंकि नेफ्ट और आरटीजीएस वो कौन चलाता है, वो आरबीआई चलाता है. तो लाइक दैट यू हैव टू एलिमिनेट द थिंग्स. ये तरीका हो सकता है. काउंटरफिट नोट कौन सी ऐप से पकड़े जा सकते हैं, मतलब जाली नोट, फर्जी नोट, फेक जो बनाए शाहिद कपूर की वेब सीरीज टाइप का. तो ऐसा भाई कोई ऐप है ही नहीं अभी. आंसर इतना दिया. अब ये जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके नीचे ही आप जब टेस्ट पूरी करते हैं अपना स्कोर देखते हैं, वहाँ एक बटन होता है, उसमें आप दबाओ तो आपको आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी दिखाता है. तो उसमें सॉल्यूशन आप क्लिक करो तो आपको मिल जाएगा. हो सकता है मोबाइल ऐप में ठीक से नहीं देखे तो वेब पोर्टल में लैपटॉप वगैरह से लॉगिन करके आप देख सकते हैं. फनम क्या है, तो फनम एक सिक्का था साउथ इंडिया का. आपके तुम हिस्ट्री का सवाल क्यों पूछ रहे हो, मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद करो कि ये सब कॉइन की हिस्ट्री पढ़ के आना. और ये तो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था. अब याद करो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या था कि आरबीआई करेंसी प्रिंट ना करे, डिजिटली जारी करे. और उसमें सब कंडीशन रखी हो कि भाई स्कूल में बच्चे कितनी अटेंडेंस होगी तो उसको स्कॉलरशिप में सरकारी पैसा देगी. फिर हमने देखा था कि कैसे अगर चीन डॉलर करेंसी ईरान या सीरिया को लोन में देना चाहे तो बीच में स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से भेजना पड़ेगा चाइना को, फिर अमेरिका ब्लॉक कर देगा. तो चीन ने रास्ता क्या निकाला, युआन करेंसी सीधा ही लोन में दूंगा अपनी ऑनलाइन, ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बीच में स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं होगी. तो उस हिसाब से 2023 का ये जो प्रश्न था, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, करेक्ट है. वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में हो सकता है. इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंडीशन प्रोग्राम, हाँ वो भी करेक्ट है. जवाब क्या है, वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कुछ लोग को तो पता ही नहीं चला भाई तुम क्या हवा में बात कर रहे हो. तो भाई इसलिए 4 लेक्चर हो चुके हैं, 50 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं. पहले लास्ट वीक का खत्म करके आओ. ये आपका ससुराल नहीं है, जेब में हाथ डाल के जमे राजा की तरह मत आओ. सीक्वेंस में ये चलता है, रैंडमली कहीं भी आप बैठ जाएंगे तो आपको नहीं वो जमेगा. सो प्लीज कंप्लीट दोस लेक्चर एंड देन सिट हियर. ये शुरू में 5 मिनट लास्ट वीक है जो वीकली टेस्ट हुई उसकी कुछ बात होती है, फिर आज की पढ़ाई शुरू होती है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसे हमने देखा था कि बिटकॉइन बनाया गया. तो उस बिटकॉइन बनाया सतोशी नाकामोटो ने, तो क्या वो यूएस गवर्नमेंट को पूछने गया था आप मुझे परमिशन दे दो, लाइसेंस दे दो, नहीं.
तो एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ऑफ द ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। करेक्ट बात है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उस हिसाब से एक ही जवाब बनता है डी 1 एंड 3 ओनली। ये भी पहले में कुछ पूछा गया था। फिर एक ये एनएफटी का प्रश्न था। मैं 30 सेकंड आपको देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर मैं जवाब बताता हूँ। क्वेश्चन तो वीकली टेस्ट में था लेकिन फिर से पढ़िए। अभी आप समझिए, मनी को हम मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन के रूप में यूज करते हैं, वो उसका एक फंक्शन है। क्योंकि जिसके पास टोमेटो बेचेगा उसको रुपया मिलेगा, रुपये की मदद से गेहूं खरीदेगा। तो मनी एक माध्यम है जिससे हम एक चीज दूसरी चीज खरीदते बेचते रहते हैं। तो इसका मतलब कि अगर मैं चाहे जाऊं काशी में, चाहे जाऊं कन्याकुमारी में, कहीं पर भी मैं जाऊं, अगर पार्ले जी का 10 रुपये का बिस्किट मिलता है तो 10 रुपये की करेंसी में वो दुकानदार मुझे देगा। उसमें वो कोई आनाकानी नहीं करेगा, क्योंकि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप याद करो, हमने एनएफटी पढ़ा था कि आप जूते जमा करें, मंदिर गुरुद्वारा में आप जाते हैं तो जूते उतारने होते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ हो तो वहाँ पर आपको स्टोरेज की सुविधा दी जाती है, उसके पहले आपको टोकन देते हैं। तो एक लड़के ने अपने नाइकी के एयर जॉर्डन शूज जमा किए जो 15,000 रुपये के थे और उसको ये टोकन मिला। दूसरे लड़के ने अपने नाइकी के ब्लू स्नीकर्स जमा किए जो 5,000 के थे, उसको ब्लू टोकन मिला। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि एक रेड टोकन इक्वल्स 3 ब्लू टोकन? नहीं, क्योंकि ये लड़का मानेगा ही नहीं ना कि भाई मेरे जो एयर जॉर्डन है वो तो शूज नहीं है, वो तो इमोशन है। मैं तो रात को सोता भी हूँ तो इसको अपने बच्चे की तरह बाजू में अपनी बेड में लगाकर सोता हूँ। तो यहाँ पर आप वो लॉजिक तो लगा नहीं सकते कि 100 रुपए का एक नोट है तो 20 के 5 नोट है। ऐसा लॉजिक यहाँ पर मानेंगे नहीं ये लोग, जब ऐसे नॉन फंजिबल टोकन जनरेट होंगे। इस कारण से नॉन फंजिबल टोकन को आप करेंसी के रूप में यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बात है कि मैं एक दुकानदार के पास जाऊँ वो कबूल करेगा या ठीक है, एक पाले जी के बड़े नाइकी का एक पैर है, दूसरा कहेगा मैं मानता ही नहीं, मैं ये जूते भी नहीं पहनता, विल नॉट सेल। तो नॉन फंजिबल टोकन कैन नॉट बी यूज्ड एज करेंसी या कैन नॉट बी यूज्ड इन ट्रेड और मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। अब थर्ड स्टेटमेंट आराम से पढ़ो। They can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. Medium of commercial transaction मतलब क्या? जैसे डॉलर रुपया वगैरह का जो फंक्शन था मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन का, वो एनएफटी भी कर सकता है जहाँ पे वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू पे सब लोग सहमत नहीं होंगे कभी। तो थर्ड इज रॉन्ग, जहाँ देखिए उड़ा तो बी गया, डी गया, सी गया। आंसर इज ए 1 एंड 2 ओनली। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बाकी भी स्टेटमेंट उसमें सही है कि उसमें फिजिकल एसेट भी आप स्टोर कर सकते हैं कि बंगले का प्रॉपर्टी पेपर उसकी पीडीएफ फाइल बने, उसका टोकन बना दिया तो इट कैन बी यूज्ड। तो उस तरह से भी मान सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी काम हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे मैं मानता नहीं, तो भाई आपकी लाश को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की में यही है। तो आपकी लाश मतलब आपके सपनों की लाश जो अटेम्प्ट बर्बाद होने पे मर जाती है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माइंडसेट से हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी माइंडसेट में आप रहिए। यार आज से हम जो पढ़ेंगे इट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ जो भी 50 लेक्चर में जो भी पढ़ना है उसमें ये वीक जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कहता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी। ये पिलर में इकोनॉमी पढ़े, मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस बजट टैक्सेशन। थर्ड पिलर इंटरनेशनल ट्रेड, चौथा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जीडीपी इन्फ्लेशन वगैरह, पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर, छठा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब उसके भीतर अभी हम लोग फर्स्ट पिलर में मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस 1 महीने तक हम यही पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले पिलर में आप देखो 10 सवाल तो ये ब्लॉक में से आए थे। हर साल इसमें से समझो 6 से 8 से 10 सवाल तो आते रहते हैं। ये वाला पिलर इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आज से हम पढ़ रहे हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, ये सब हम देखेंगे। हैंड आउट में अपलोड कर चुका हूँ। मोबाइल ऐप में मोबाइल पटेल सर्च करो, मेरी प्रोफाइल पे जाइए, कोर्सेज लेटेस्ट, उसमें पीसीबी 13 और उसमें आप बेल आइकन दबाओ, पीडीएफ फाइल का सब माल उधर से दिखता है। डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड फोन है तो ऊपर की साइड 3 डॉट है, आईफोन है तो नीचे की साइड एरो रहता है। लैपटॉप से आप देख रहे हैं unacademy.com/edmal.org, कोर्सेज लेटेस्ट, उसमें पीसीबी 13 और उसके अंदर बेल आइकन दबाइए, राइट हैंड से साइड बार खुलती है। प्रोवाइडेड कि क्रोम ब्राउजर है और कोई आपने ये सब एंटीवायरस वगैरह ऐड ऑन उसमें डाले नहीं है। मेरी आप सबको आग्रह है कि लेटेस्ट हैंडआउट डाउनलोड करो। पुराना कुछ आपके पास प्रिंट पड़ा, जेरोक्स पड़ा, दैट्स फाइन, उसमें से आप पढ़ना, लेकिन लेटेस्ट हैंडआउट भी डाउनलोड करके रखना। उसका कारण ये है कि बहुत सारी जो पुरानी चीज़ उसको मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया, लेट मी गो बैक, मैंने कितने सवाल सॉल्व किए अब तक? 4,800 से ज़्यादा। तो कोई एक टॉपिक मैंने समझा जो मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझा दिया और मेरा ये मानो सब लोगों को समझ भी आ गया, पर हो सकता है उसमें 2% लोगों को नहीं समझ आया हो। तो नेक्स्ट पेज में मैं क्या वो नोट डाउन करके रखा हूँ अपनी टू डू शेप में। नेक्स्ट पेज में मैं उसका और बेहतरीन ग्राफिक्स है कुछ और उसमें मैं मीम डाल के उसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। करते करते ये इटरेशन, ये 13 नंबर की आप जो हैंडआउट है वो देख रहे हैं अभी, तो लेटेस्ट वाला करो, उसमें आपको एकदम मक्खन की तरह समझ आएगा। अभी आप कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पीसीबी 7 लेके बैठे होते हैं, मतलब ये 13 चल रहा है और उसका साथ मतलब आईफोन 7 उसके पास है, जबकि मैं 13 अभी चला रहा हूँ। फिर कहते हैं मेरे को ये दिमाग में नहीं उतरा, उधर से उतर या पर नहीं उतरे तो आप लेटेस्ट हैंडआउट से देखो ना भाई। बहुत सारे आउटडेटेड टॉपिक्स मैंने डिलीट कर दिए होते हैं, चीज़ों को कंप्रेस किया होता है, बेहतरीन ग्राफिक्स किए होते हैं, तो लेटेस्ट चीज़ आप डाउनलोड करें। प्रिंट फिर से नहीं निकाली, पर एक बार देख लेना जो चीज़ समझ नहीं आता भाई यहाँ पर कैसे प्रेजेंट किया है। तो नए नोट्स डाउनलोड करो, प्रिंट तो बार निकालने की कोई जरूरत है नहीं, तो नया आप रखिए हाथ में ताकि उधर कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर देखो नया ग्राफिक्स कैसा है। नोट पेन लेके बैठना, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आज से लेके जो 5 लेक्चर होंगे इस चैप्टर के, नोट पेन लेके बैठना है वरना दिमाग में नहीं उतरेगा। शुरू करते हैं। अब हमें समझना है कि पैसा कैसे प्रिंट किया जाता है, पैसे को कैसे मेजरमेंट किया जाता है कि भारत में कितना पैसा है, M0, M1, M2, M3, M4 ऐसे इंडिकेटर होते हैं। आरबीआई ये महंगाई से लड़ने के लिए सीआरआर रेपो ये सब क्या करती है, ये 5 लेक्चर में हमको समझना है। 5 लेक्चर में क्यों समझना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो वी हैव टू प्रिपेयर। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब तरलता। आपके मेरे पास बंगला है, 5 करोड़ का बंगला है, तो क्या 5 करोड़ तुरंत कैश में निकाल सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि सेलिंग द हाउस विल टेक टाइम। एक ग्राहक देखने आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, 3 महीने तक आप उसी में लगे रहेंगे। तो चुटकी बजा के आपके पास पैसा है मान लिया, पर आप उसको निकाल नहीं सकते। तो हाउस इज एसेट, करेक्ट, संपत्ति आपकी, पर वो क्या लिक्विड है, तरल संपत्ति है, जब लिक्विड नहीं है, कम लिक्विड है। ऑन द अदर हैंड आपके मेरे पास 5 लाख का गोल्ड है, बहुत बढ़िया, कल सुबह उठ के ज्वेलरी वाले को जाके बेचो, आपको तो पैसा मिल जाएगा, हाथ मिल जाएगा। तो सेलिंग द गोल्ड रिक्वायर्स लेस टाइम, तो इसलिए गोल्ड एज एन एसेट वो ज़्यादा लिक्विड एसेट है। तो लिक्विडिटी क्या है, आप अपनी एसेट को कितनी जल्दी कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। सरकार को लोन में पैसा चाहिए, तो वो जनता को अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल वगैरह। आप उसको खरीदते हैं, आप सरकार को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट बाद में वापस करती है। कंपनी को पैसा चाहिए,
वो अपने बॉन्ड शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करो और बाद में कंपनी को जब वो आपको धीरे धीरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है। तो बीडीए मास्टर ने मान लिया ऐसा कुछ खरीदा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब क्या, जब गवर्नमेंट को 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए लोन में पैसा चाहिए, वैसे इंस्ट्रूमेंट जारी करती है। ट्रेजरी बिल मतलब गवर्नमेंट को लेस देन 1 ईयर के लिए, 1 साल से कम के लिए पैसा लोन में चाहिए, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट इशू करके आप उसमें इन्वेस्ट करो। 1 साल से कम के लिए वो आपसे पैसा ले रहे हैं, पैसा वापस करेंगे। कंपनी अपनी तरफ से शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर इशू करती है। इनके बारे में पिलर 1 सी यानी शेयर मार्केट में हम लोग समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया तो ये आपकी हो गई एसेट, संपत्ति, क्योंकि इसमें आप पैसा कमा रहे हैं, यू आर अर्निंग मनी आउट ऑफ दिस। तो ये जो एसेट्स हैं, रेप्यूटेड कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड, सरकार की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, इसको भी काफ़ी लिक्विड माना जाता है, क्योंकि आपको जैसी पैसा चाहिए आप किसी और को बेच दो, जस्ट लाइक गोल्ड। आराम से आप इसको रीसेल कर सकते हैं, आपको तुरंत पैसा निकाल सकते हैं। तो ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए, वो भी लिक्विड एसेट्स मानी जाती है। आपके अगर इसको बेच दिया, सपोज 1 साल बाद गवर्नमेंट ने बोला तुमको पैसा वापस करते हैं और आपने 3 महीने में किसी और को बेच दिया, मान लीजिए जेठालाल को, हाँ, तो गवर्नमेंट फिर उसको पैसा वापस करेगी। वो कैसे काम करता है सिस्टम, आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। अभी के लिए मान लो कि जस्ट लाइक गोल्ड, ये जितने इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, रेप्यूटेड कंपनी के शेयर, बॉन्ड, ये सब कुछ लिक्विड एसेट्स हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, कितनी आसानी से आप एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाईली लिक्विड एसेट्स मैंने आपको बताया, गोल्ड, डिमांड डिपॉजिट क्या है अभी आगे साइड में देखेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, शेयर्स, बॉन्ड्स ऑफ रेप्यूटेड कंपनी इजीली आपको बाहर मिल जाता है। उसके सामने जो कम तरल है, रिलेटिवली लेस लिक्विड, तो उसमें होम या रियल एस्टेट आप बोल सकते हैं। पेंटिंग या स्कल्पचर, मोनालिसा का पेंटिंग मान लो 500 करोड़ का है, और उसका ऑक्शनिंग करना पड़ेगा, उसके लिए पूरी दुनिया में आपको ऐड फैलाना पड़ेगा, फिर कोई आएगा, इट टेक्स टाइम। तो वो सब क्या, रिलेटिवली लेस लिक्विड एसेट्स हैं, या ये लिक्विड एसेट्स हैं। अब आरबीआई क्या इंजेक्शन मार के लिक्विडिटी बढ़ा सकती है? बलून में पानी हवा भर के हम बलून बड़ा कर सकते हैं, तो क्या उसी तरह लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सकता है? जब हम आरबीआई कुछ करके बैंकों को लोन दे दे, उसके अलग अलग टूल्स होते हैं, रेपो रेट, एमएसएफ, जो आने वाले लेक्चर्स में 5 लेक्चर अभी इसमें समझने वाले। तो मान लीजिए आरबीआई ने 100 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिया बैंकों को लोन में, तो बैंक वाले भी एक्स्ट्रा 100 करोड़ नीचे घुमा देंगे लोन में। अब क्या होगा कि जो जेठालाल था, जिसके पास 5 करोड़ का बंगला था, लेकिन उसको 3 महीने लगते थे सेल करने में, क्योंकि कस्टमर आएगा देख के, नहीं 5 करोड़ बहुत ज्यादा है, अभी मैं बैंक में जाऊंगा, उधर लोन के लिए अप्लाई करूंगा, भाव ताल करते हैं ये वो, दैट वुड गो ऑन। बट अब क्या होगा, क्योंकि बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो बैंकर क्या करेंगे, एसएमएस स्पैम, व्हाट्सएप स्पैम, टेली मार्केटिंग कॉल, सर लोन ले लो, सस्ता लोन है, बहुत आसान ईएमआई है, आसान किस्तों में चुकाएं, तो फिर ये जल्दी जल्दी लोन इसका पास हो जाएगा। और जो मकान जेठालाल वाज गोइंग टू सेल इन 3 मंथ्स, वो उसका 2 मंथ्स के अंदर ही सेल हो जाएगा। तो एसेट किसकी थी, बंगला था जेठालाल का, और उसकी लिक्विडिटी भी इंप्रूव हो गई, इंक्रीज हो गई। 3 मंथ्स की जगह 2 मंथ्स में उसका पैसा उसमें से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने इंजेक्शन मारा। रेपो लोन, एमएसएफ लोन और भी चीजें, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब की मदद से आरबीआई मार्केट में क्या करेगी, लिक्विडिटी का इंजेक्शन करती है। मान लीजिए आपको सैलरी मिली 1 लाख, तो क्या आप 1 लाख बैंक में जमा करते हैं? नहीं, कुछ पैसा अपना कैश में आप रखेंगे, 5,000, 10,000, तो अभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब इसकी पूरी थियरी है। थियरी ये है कि लोग पैसा बैंक अकाउंट में 100% क्यों नहीं रखते, थोड़ा पैसा हाथ में कैश इन हैंड क्यों रखते हैं? उसके 3 मोटिव है, एनसीईआरटी में दिए तो हमें रखते हैं। पहला मोटिव है ट्रांजेक्शन मोटिव, क्योंकि आप जानते हैं मनी ही तो वो मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन है जिससे शॉपिंग होती है। आपके ये सब यूपीआई आ गया, एटीएम कार्ड है, यू आर राइट, और कुछ गांव में दुकान वाले अभी भी नहीं लेंगे यूपीआई वगैरह, तो आपको कैश लेके घूमना पड़े। तो ट्रांजेक्शन, लेन देन, शॉपिंग के लिए लोग थोड़ा पैसा कैश में रखेंगे। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, एहतियात के रूप में। आपके पास बैंक में पैसा है, और मान लीजिए आप यूक्रेन में रहते हैं और अचानक खबर आ गई कि भाई यूक्रेन में रशिया की सेना घुस रही है, तो आपको भी पता है मिसाइल में किसी भी दिन वो तो मिसाइल गिरेगी, बैंक बंद हो जाएगा, टूट जाएगा, तो आप अपना पैसा कैश में रखना पसंद करेंगे। तो उसी तरह आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कश्मीर, कन्याकुमारी, हांगकांग, तो आपके पास जो भी एटीएम कार्ड वगैरह होगा, लेकिन आप फिर भी कैश थोड़ा हाथ में रहेगा, पसंद करेंगे, इमरजेंसी में काम आ जाए। उसी तरह कोरोना है, बीमारी में सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है, तो ये सब क्या है, प्रिकॉशनरी मोटिव के चलते भी लोग कुछ पैसा अपने हाथ में रखते हैं। तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। वो ऐसा कि सपोज आपके पास 1 लाख रुपए, अब आप सारे बैंक में मान लो फिक्स डिपॉजिट कर दो, 3 साल के लिए लॉक करवा दो, तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगा, अपन आपको लगने बीच में अभी शेयर मार्केट में ये कंपनी का शेयर खरीदने की इच्छा है, अगर उसका प्राइस ये पॉइंट पे आ जाए, या मैं वो जमीन देख रहा था उसका भाव थोड़ा गिर जाए, मुझे वो लेने की इच्छा है, गोल्ड अभी बहुत ऊपर चला गया अपन थोड़ा नीचे है तो मुझे वो लेने की इच्छा है, तो ये कारण से भी आप सारा पैसा बैंक में लॉक नहीं कराएंगे, कुछ कैश अपने हाथ में रखेंगे, क्योंकि आपको ये सट्टा लगाना है। स्पेकुलेटिव मोटिव है कि कोई और चीज जहां पर मुझे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखता है, राइट प्राइस पे मिले, मैं उसको खरीद लूं। ये सब किसने कहा था, तो ये भी याद रखना है, इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स, उसकी बुक थी जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें उन्होंने ये बात की थी, और ये सब एनसीईआरटी में दिया तो हमें याद रखना है। इकोनॉमिक्स का नाम याद रखना है, जॉन मेनार्ड कीन्स था, और उसकी ये 3 रीजंस भी याद रखनी है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, टीपीएस। अब इसको और ही आगे एडवांस ले जाएगा, नोट पेन लेके बैठा। तो बात कुल मिलाकर ये है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी बाय जॉन मेनार्ड कीन्स क्या बोलती है कि आपको लाख रुपए सैलरी मिली, 90,000 आप बैंक में सेव करोगे, 10,000 कैश में रखते हो, 3 कारण से कैश में रखते हो। शॉपिंग के लिए माने ट्रांजेक्शन डिमांड, ये सब बीमार हो गया, कहीं दूर घूमने जा रहा हूँ, युद्ध हो जाएगा, प्रिकॉशनरी डिमांड। और तीसरा ये आपको गोल्ड या लैंड या कुछ और चीज में शॉपिंग करना है, मतलब उसे हम शॉपिंग नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए आप राह देख रहे हैं, राइट प्राइस पे मैं खरीद लूंगा। तो 3 रीजन वाई पीपल कीप सम मनी इन कैश। मैं 30 सेकंड देता हूँ, इतना दिमाग में उतारो, पॉसिबल हो तो लिख लो, क्योंकि इसके बाद इसके और एक्स्ट्रा फैक्टर्स ऐड होंगे। नाउ इस पे और फैक्टर्स ऐड होते हैं कि कौन सी सिचुएशन में, अभी तो हमने कहा चलो 10:90 के रेशियो में है कि 90 बैंक में गया, 10 आपने अपने हाथ में रखा। कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जब कैश आप हाथ में ज्यादा रखते हैं, ऐसा कब होगा? देखिए एक और चीज आपको याद रखनी है कि ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड इक्वल्स टोटल डिमांड फॉर मनी, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है। हम कहे अभी तो तुमने कहा कि देखो 3 जात की डिमांड होती है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव, और इधर तुम बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड इक्वल टोटल डिमांड फॉर मनी। ऐसा क्यों भाई? ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है और वो एक्सप्लेन करने बैठे नहीं। और बड़ी सी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है वो भी ये पंचायत में उतरती नहीं।
तो विल नॉट वेस्ट टाइम, विल सिंपली मेमोराइज कि हाँ भाई बराबर है, ये उसकी फॉर्मूला है, टोटल डिमांड ऑफ मनी इक्वल्स ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड। अब सिचुएशन ये है कि कौन सी सिचुएशन में जनता कैश ज्यादा रखेगी। सपोज अब तक हमने ये देखा कि 1 लाख रुपये उसमें से 10,000 कैश में रखा, 90,000 बैंक में डिपॉजिट किया। बट व्हाट इफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाए कि ये जो ऑनियन है पहले 10 रुपये के मिलते थे, अभी मान लो 50 के हो गए, और वो ऑनियन की दुकान वाला यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको कैश लेके ही घूमना पड़ता है। और ऐसा हर चीज़ में, मान लो मिल्क में हो गया, हर चीज़ में हो गया। देन व्हाट विल यू डू? आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे ज़्यादा, तो बैंक से आप निकालोगे और अपने पास कैश रखोगे 20,000, तो स्वाभाविक है बैंक में आपका कम पैसा बचेगा, कितना 80,000। तो ये फैक्टर क्या हुआ? इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ती है, जनता बैंकों से पैसा बाहर निकालती है क्योंकि उसको डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए कैश में ज़्यादा पैसा लेके घूमना पड़ता है। तो इसे हम ऐसे ही बना सकते हैं कि देखिए ट्रांजेक्शन डिमांड प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड इक्वल टोटल डिमांड फॉर मनी। मतलब कि टोटल कैश जनता कितना रखना चाहती है अपने हाथ में। और उसमें हमने देखा कि ये जो ट्रांजेक्शन डिमांड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल। यानी महंगाई बढ़ेगी तो जनता बैंकों से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करके कैश में लेके घूमेगी। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड, ये फैक्टर दिमाग में और फॉर्मूले के हिसाब से उतारो, क्योंकि अब इसमें और दो फैक्टर ऐड होंगे, फिर एक ही करते हैं लोग। पॉसिबल हो तो आज से लिख के तैयार करो। नाउ व्हाट इफ वी ऐड सम मोर फैक्टर्स। एक चीज होती है जीडीपी। जीडीपी हम लोग पिलर 4 में समझेंगे। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में भारत में जितना टोटल नया प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कंबाइन करो, उसे कहते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब आप सोचिए जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जनता शॉपिंग कर रही है। जो फैक्ट्री में कार बनी तो वो कार मालिक ने जनता को, अपने वर्कर्स को सैलरी दी। कार फैक्ट्री वाले ने रॉ मटेरियल के लिए किसी को पेमेंट दिया। तो बहुत सारा पैसा बैंकों से निकाल के इधर उधर सबको देना पड़ता है, सैलरी के रूप में, रॉ मटेरियल पेमेंट के रूप में। और जिनको सैलरी मिले वो भी आगे कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं, वो भी कैश लेके घूमते रहते हैं कि हाँ भाई बहुत मजा आ रहा है, हमें सैलरी मिल रही है, शॉपिंग करते हैं। तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि ट्रांजेक्शन डिमांड, शॉपिंग वाले कारण से जनता कैश लेना घूमना ज्यादा पसंद करती है, बैंकों में पैसा थोड़ा कम रखेगी। तो जीडीपी भी एक फैक्टर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि जब जीडीपी बढ़ता है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ती है, और स्पेसिफिकली हम कहते हैं तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी वो और बढ़ जाती है। तो दिस इज सेकंड फैक्टर। तो इन्फ्लेशन और जीडीपी ऐसी चीज है जिसे मनी की डिमांड बढ़ती है। आपको ऐसा क्यों पढ़ना है? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो हमको पढ़ना है। अब तीसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर बचत आप करते हैं बैंक के अंदर पैसा, सपोज सेविंग इंटरेस्ट बैंक ऑफर कर रहा है 9%, और पैसा इन्वेस्ट करो 9% आपको रिटर्न देंगे। और उस सिचुएशन में भी आप 10,000 तो कैश में रखते थे, 90,000 आप बैंक में रखते थे। ये 10,000 कैश में क्यों रखा? ट्रांजेक्शन और बाकी कारों के लिए। अब मान लीजिए बैंक ये कहे कि देखो हम आपको सेविंग इंटरेस्ट 9% नहीं देंगे, 6% देंगे, कम ब्याज देंगे आपकी बचत पर। तो फिर जनता सोचे तो भाई बैंक में क्यों पैसा मैं रखूँ, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ ताकि कहीं पर मुझे अच्छे प्राइस पे गोल्ड मिल जाए, जमीन मिल जाए, तो मैं वहाँ पर पैसा शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर हो सकता है मुझे 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर बैंक इंटरेस्ट कम ऑफर कर रही है तो जनता ने जो 90,000 डिपॉजिट किए थे उसमें वो थोड़ा विड्रॉ करेगी, तो कैश भी रखेगी और बैंक में बचा 80। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, ये तो थोड़ा उल्टा रिलेशन दिखता है कि अगर कोई बैंक या आपने किसी कंपनी का बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो बॉन्ड में भी कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है। तो जब आपको ऐसा अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, 9 की जगह 6 मिल रहा है, देन वी विल विड्रॉ द मनी, हम निकल जाएंगे और हम गोल्ड प्रॉपर्टी या किसी और चीज़ में, ऐसे हम जुगाड़ से या बिटकॉइन खरीद लिया, कुछ ऐसा खेल करें, ये करेंगे। तो ये सब क्या है, आप सट्टा लगाने का सोच रहे हैं, स्पेकुलेटिव माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। तो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर देखो इनवर्स रिलेशन है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा, सपोज 9 की जगह 6% इंटरेस्ट ऑफर किया जाए, और मैं यहाँ पर सेविंग्स वाली इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, लोन वाले नहीं, तो जनता क्या करेगी, पैसा बैंकों से उठा लेगी। तो ये ऐसा फैक्टर है कि जैसे जैसे सेविंग इंटरेस्ट कम होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज होती है, ऐसा ये उल्टा रिश्ता चलता है। अब हम तीनों को कंबाइन करें, इन्फ्लेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जीडीपी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पेकुलेटिव डिमांड ऐसी है कि जो सेविंग इंटरेस्ट से इनवर्सली उल्टी है, सेविंग इंटरेस्ट कम ऑफर होता है तब स्पेकुलेटिव डिमांड ज्यादा करते हैं, बैंक से पैसा उठा लेते हैं, और ये तीनों अपने अपने हिसाब से प्रेशर डालते हैं, टोटल डिमांड ऑफ मनी उस हिसाब से मार्केट में रहती है। देखिए 30 सेकंड, इसको उतारो, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो, इसमें खुद के सब तर्क लगाने मत बैठ जाना। आइंस्टाइन बनाने का कोर्स में नहीं चला रहा मैं, एग्जाम पास करने के लिए रट्टा है जो बेसिक वो पढ़ाने का कोर्स चला रहा हूँ। 30 सेकंड। कुछ लोगों को अभी भी दिमाग में नहीं उतरा होगा, तो मेरी उनको सलाह है कि वापस वीडियो कल देखना, 2 मिनट देखो, खुद से नंबर जोड़ो, खुद उसमें लॉजिक लगाओ। सेविंग इंटरेस्ट कम आया तो मैं बैंक में पैसा रखूंगा कि विड्रॉ करूंगा, विड्रॉ किया तो उसको क्योंकि इन्वेस्ट करना है तो स्पेकुलेटिव डिमांड वाले में डालूंगा, वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली दिस इज द सिचुएशन। इससे बेहतरीन इसका ग्राफिक बन नहीं सकता, इससे आसानी टॉपिक को किया नहीं जा सकता। दिस इज द मतलब मोस्ट डायल्यूटेड फॉर्म यही है, ये 13th एडिशन है इस कोर्स की। इसको आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, इसमें घुस मत जाना, घुस जाओगे तो आप ही बच जाओगे, बाकी सब तो जो शार्प है वो तो आगे पढ़ के निकल जाएंगे। टॉपिक को हम उतनी अहमियत देते हैं जितनी उसकी औकात है। इसकी मैक्स औकात क्या है, ये 3-4 फैक्टर कौन सा ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये एमसीक्यू बन सकता है। बियॉन्ड दैट नो नीड टू रिफ्लेक्ट टू मच ओवर इट, ये होगा तो क्या, वो होगा तो क्या, आगे बढ़ो। जिसने एनसीईआरटी लिखी है उसने कसम खाई है कि मजा ले किसी को समझ आ जाए, समझ आ जाए तुम्हें, मतलब किताब लिखना छोड़ दो। तो ये सब सिग्मा आर्मी है, एक्स आर्मी है, ये सब वो पंजाब में उतरते हैं, एज अ रिजल्ट समझ नहीं आती लोग। चिंता ना करें, हमने जो जानना था जान लिया। एक और चीज आती है इसमें, लिक्विडिटी ट्रैप, वो भी हम समझेंगे पर वो रविवार को लास्ट में समझेंगे, क्योंकि उससे पहले और बहुत सारी चीजें हमको समझनी है। सो नीड नॉट वरी, एनसीईआरटी से लेकर एडवांस सारी चीज इसी कोर्स में कवर्ड है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बट हैव पेशेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब क्या, किसी कंपनी की कुंडली, क्या उसका हिसाब किताब है। अभी जो बैलेंस शीट है, आप कह सकते हैं ये कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है। मतलब इसमें कंपनी अपनी संपत्तियों के बारे में लिखेगा, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में लिखेगा। एक तरफ आप लिखेंगे कंपनी की एसेट्स, यानी संपत्ति जिसमें से कंपनी पैसा बनाती है, कमाती है। इसमें क्या आ सकता है, वट एवर
दैट हेल्प्स द कंपनी जनरेट सम इनकम। इसमें कुछ फिजिकल एसेट्स हो सकते हैं, जैसे कंपनी की जो जमीन है, फैक्ट्री, मशीनरी है जिससे वो उत्पादन करती है, उसमें से उसको इनकम मिलती है। तो इसे हम कहेंगे फिजिकल एसेट्स हैं। इसे टेंजिबल एसेट भी कह सकते हैं क्योंकि उसे आप टच कर सकते हैं, मूर्त तो संपत्तियां हैं। तो दैट इज वन थिंग। कुछ बार कंपनी की इनटेंजिबल एसेट है जिसको आप छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने ये कोविशील्ड या कोवैक्सीन ऐसी वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला इजाद किया जिसे हम कहते हैं पेटेंट। तो पेटेंट है, उसको सरकार ने फिर परमिशन दिया कि तुम ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता। तो वो एक प्रकार से उसका जो अधिकार बना जिसमें से वो इनकम कमाती है। अभी पेटेंट आपके वो तो कागज पे प्रिंट किया तो टच कर सकते हैं, हाँ, पर उसमें जो बुद्धि लगी है वो चीज पूरी क्या है, इंटेंजिबल है, अमूर्त संपत्ति है। तो पेटेंट भी कंपनी की एसेट हो सकती है। पेटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी हम लोग समझेंगे पर पिलर 4 बी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में। अभी के लिए कबूल करो कि ये कंपनी की एसेट्स है। अब सामने कंपनी की क्या लायबिलिटी यानी देनदारी होगी कि माल्या ने अगर लोन लिया है तो लोन उसको चुकाना पड़ेगा, ही हैज द ऑब्लिगेशन टू पे। तो कंपनी का ऐसा जो जो ऑब्लिगेशन है वो सब उसकी लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, जो उसने लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिटर्न करना है। जनता को अपने बॉन्ड शेयर इशू किए थे तो जनता अपना पैसा वापस मांगेगी, उनको देना है। वर्कर्स को सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल सप्लायर को पेमेंट क्लियर करना है। तो ये सारी चीजें कंपनी की क्या है, लायबिलिटीज है, देयता है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें और नई नई चीजें ऐड होंगी लेकिन वो हम बाद में देखेंगे जब हम शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे, बजट टैक्सेशन की तरफ जाएंगे। अभी के लिए इतनी 4-5 चीजें याद रखो क्योंकि बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना जरूरी है। तो अभी समझो मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी, उन्होंने एक तरफ लिखा होगा एसेट, दूसरी तरफ लिखा होगा लायबिलिटी। एसेट्स में क्या आएगा, फैक्ट्री, मशीन, जमीन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लायबिलिटी में क्या, जो जो अंबानी ने लोन लिया है, वर्कर को सैलरी देना है, वगैरह वगैरह। अब आप एक बैंकर को पूछो भाई आपको कैसा लग रहा है, तो बैंक कहेगा देखो मैंने जो लोन दिया वो बैंक की एसेट है क्योंकि उसमें तो उसको पैसा कमाने को मिलेगा ना। व्हेन बैंकर इज गिविंग लोन टू समवन, वो कोई आदमी बैंकर को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करेगा, तो बैंकर का इनकम का सोर्स क्या है, लोन्स गिवन। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो लोन बैंक ने दी है वो उसकी एसेट्स है। हम लोग आगे एक और चीज पढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। एनपीए कब होगा, विजय माल्या लोन नहीं चुका है तो बैंक की जो एसेट थी वो परफॉर्म नहीं करी, नॉन परफॉर्मिंग होगी। हाँ, तो याद रखना है, लोन्स गिवन इज एन एसेट फॉर द बैंकर। ऑन द अदर हैंड, डिपॉजिट का क्या हिसाब है, आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो आपके मेरे लिए तो एसेट है क्योंकि मुझे उसमें से कमाई होगी, पर बैंक कहेगा भाई ये डिपॉजिट मेरी तो जिम्मेदारी हो गई, लायबिलिटी है, बिकॉज बैंकर ने डिपॉजिट का पैसा जनता को वापस करना है। तो समझो ये तो सब मिरर जैसा हो रहा है कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में अंबानी खड़े हैं, वो कहे मैंने लोन लिया वो मेरी लायबिलिटी है, और राइट हैंड साइड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर खड़ा है, वो कहे यही तो लोन मैंने आपको दिया था तो ये मेरी एसेट है, क्योंकि कोई देगा तो कोई कमाएगा। मिरर जैसा है। तो लोन्स टेकन इज लायबिलिटी, लोन्स गिवन इज एसेट। कुछ दम है नहीं, 10 सेकंड्स देख लो। तो जब भी हम बात करते हैं बैंक की तो समझना है कि डिपॉजिट्स आर लायबिलिटी ऑफ द बैंकर। अब डिपॉजिट के कुछ प्रकार समझने हैं। डिपॉजिट के प्रकार में भी कुछ दम है नहीं, फंड समझना है, उसे उतना पढ़ेंगे, फिर कुछ एडवांस टॉपिक आएंगे तो उससे पहले ब्रेक लेते हैं। डिपॉजिट के टाइप बहुत आसान है, इसको निपटा के ब्रेक लेते हैं। बैंक डिपॉजिट दो जाती होती है, एक होती है डिमांड डिपॉजिट, मतलब आपकी जब इच्छा हो जाए जाओ और पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इसमें आप टाइम से पहले पैसा विड्रॉ कर लोगे तो कोई आपकी पेनल्टी नहीं चलती है। आपको कुछ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है कि शहर में कोई बड़े बैंक में आपने खोला होगा 5,000 तो रखना पड़ेगा, उसके भी जितना रखा जब चाहे तब उठा लेना। तो वो सबको हम इग्नोर करें तो बाकी जो बचा वो क्या है, सब आपकी डिमांड डिपॉजिट जैसा मजा देती है। आप कहते हैं इसका ऑपोजिट क्या, टाइम डिपॉजिट, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट ऐसा कि आपने 3 साल के लिए पैसा रखा तो वो लॉक हो गया, बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट पे करेगी, और आप 3 की जगह 2 साल पे विड्रॉ करने गए तो फिर वो क्या करेगा, अर्ली विड्रॉवल के चलते आपकी पेनल्टी काटेगा कुछ। या कितनी कैसे काटेगा वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। सफिशिएंट टू नो कि ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ आपने पैसा लॉक किया, अर्ली विड्रॉल पर पेनल्टी लगती है, उसे हम कहते हैं वो टाइम डिपॉजिट्स है। टाइम डिपॉजिट के अंदर आता है फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब कैसा कि मैं कहूँ जो 1 लाख सैलरी आ रही है उसमें से 30,000 का हर महीने फिक्स डिपॉजिट आप ऐड करते जाना और पुराना जितना प्रिंसिपल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ उसका वापस से फिक्स डिपॉजिट करते जाना। तो क्या पुनरावर्तित होता है, बस इसको ऐसे घुमाते रहो, दैट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट। हाँ, तो बैंक की डिपॉजिट सबसे पहले हम देखें फिक्स डिपॉजिट। सपोज 5 साल के लिए पैसा लॉक करने को बोला एंड सपोज दे आर ऑफरिंग यू 6%। तो 5 साल से पहले विड्रॉ करोगे तो वो पेनल्टी चढ़ा के आपका कुछ पैसा कट कर लेंगे बैंक वाले। आपका ये तो गलत हो रहा है, लेकिन उसके सामने बैंक आपको कुछ मजे भी देगा। मजे ऐसा देगा कि जो फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसे आप कोलेटरल यानी गिरवे रख सकते हैं। वो गिरवे रखो तो बैंक वाला आपको लोन चाहिए उसमें वो आपका एडजस्ट कर लेगा। तो क्या बोरोइंग के दौरान कर्ज लेते वक्त आप अपनी जमीन, संपत्ति, प्रॉपर्टी पेपर्स ये गिरवी रख सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं बैंक को। उसी प्रकार फिक्स डिपॉजिट के सर्टिफिकेट भी आप बैंकर को प्लेज कर सकते हैं, गिरवे रख सकते हैं, और आपके लोन एप्लीकेशन जल्दी पास हो जाते हैं। तो यस, इट कैन हेल्प इन बोरोइंग बाय प्लेजिंग एज मतलब कोलेटरल, गिरवे के रूप में आप रख सकते हैं। दूसरा, तो ये तो फिक्स डिपॉजिट है। सामने होते सेविंग्स अकाउंट, ऐसे उसमें नॉर्मली वो फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले कम इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट सपोज 6% दे रहा हो तो ये आपको 3% देगा सेविंग अकाउंट, या 4%, 5% कम ही देगा हमेशा। इसमें अर्ली विड्रॉल पर कोई पेनल्टी नहीं है, मन चाहे तो पैसा आप निकाल लो, लेकिन हाँ कुछ लिमिट्स होती है कि जैसे आप एटीएम से पैसा निकालो उसने लिमिट डाल के महीने में 5 बार आप एटीएम से निकाल सकते हो, छठी बार करोगे तो फीस चढ़ेगी। बैंकों के अंदर आप बड़े बैंक में अकाउंट खोलो तो वो कहेगी नहीं मिनिमम 5,000 तो बैलेंस रखना ही पड़ेगा वरना हम फिर आपकी पेनल्टी काटेंगे। तो वो सब एक्सेप्शन को एक तरफ रखे, तो बाकी ये क्या है कि आप मन चाहे तो पैसा उठा लो। अब आपको मजा मिलेगा, समझो सामने वो सजा भी देगा। सजा क्या है कि ड्यूरिंग बोरोइंग जब आप उधारी लेने जाओ तो इस चीज को आप कोलेटरल यानी गिरवे नहीं रख सकते। फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट कोलेटरल गिरवे रखा जा सकता है, सेविंग अकाउंट का कुछ भी कोलेटरल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि गिरवे कौन सी चीज रखे कि जो उधर पड़ी रहेगी। ये सब गूगल एलेक्सा वगैरह का ऐसा है, पूछो तब जवाब नहीं दे, और ऐसे ही मैं कुछ और बोल रहा हूँ ये कुछ और पकड़ लेता है। एनीवेज, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट सेविंग अकाउंट। देखिए सेविंग अकाउंट का जो भी आपका बैलेंस है यू कैन नॉट रेज इट एज कोलेटरल, क्योंकि वो तो आप कभी भी उठा के भाग जाओगे ना तो उसकी क्या गारंटी है, इसलिए वो कोलेटरल गिरवी नहीं रखा जा सकता।
ओके चलो ठीक है। अब तीसरी टाइप करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ऐसा है उसपे 0% इंटरेस्ट बैंकर देता है। करंट अकाउंट नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है, वो बिजनेसमैन के लिए होता है। क्योंकि बिजनेसमैन बेवकूफ है, करंट अकाउंट में वो पैसा सेव करेगा जहां पर बैंक उसको 0% ऑफर कर रहा है, वो क्यों करेगा पैसा सेव? उसमें उसको फुल फ्लेक्सिबिलिटी कि कोई भी अर्ली विड्रॉल करे तो कोई उसको पेनल्टी नहीं, कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, ना मौज करो। और उसको अबव एंड बियॉन्ड एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे कि देखिए आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी कि आपका बैंक बैलेंस जीरो भी होगा तो भी आप उसमें से 50 लाख उठा सकते हो एज लोन, शॉर्ट टर्म लोन के रूप में उठा सकते हैं। तो ऐसी सब फैसिलिटी करंट अकाउंट पे दी जाती है। और उसके सामने नुकसान क्या है? बैंक आपको इंटरेस्ट बचत का पैसा नहीं देगा वगैरह वगैरह। तो ये स्पेशल टाइप के बैंक अकाउंट्स हैं जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। वो कैसे काम करते हैं उसके बाद दिमाग में खर्च करना एक दो लाइन में समझ आ गया उतना काफी है। और उसे भी आप उसमें क्या लोन ले सकते हैं, तो हाँ ओवरड्राफ्ट टाइप का लोन ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या है पिछले 4 लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं। तो ओवरड्राफ्ट इज वन टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, वो करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। अब कितनी मिलेगी? 5 करोड़ मिलेगी, 25 करोड़ मिलेगी। आरबीआई ने रूल्स बनाए होंगे जिसको वो अलग अलग टाइम पे चेंज करती रहती है, तो वो सब बैंकिंग जनरल नॉलेज करने हम लोग नहीं बैठेंगे। फिर वापस आते हैं तो हम बात कर रहे थे बैंक, उसमें जनता पैसा डिपॉजिट करती है। तो आपके लिए वो एसेट है और बैंकर के लिए क्या है? बैंकर की तो भाई वो लाइबिलिटी है। तो हम कहेंगे बैंकर की लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी दो जात की हो जाएगी। एक होगी टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी मतलब क्या? फिक्स डिपॉजिट वगैरह। तो देखिए फिक्स डिपॉजिट जिसको टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं वो बैंक की टाइम लाइबिलिटी है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब हर महीने मेरी सैलरी का इतना पैसे का एफडी करते रहो, ऐसा रिकरिंग कुछ कमांड दे दो। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट वो ऐसा कि उस पे इंटरेस्ट कैसे चढ़ेगा, पुराने का कितना ऐड होगा, वो कैसे काम करता है विल नॉट दिस टाइम। तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट वैसा कि प्राइवेट बैंक में आप जॉब ढूंढने जाओ तो क्या 2 साल के लिए तुमको इधर सिक्योरिटी डिपॉजिट या एफडी करना पड़ेगा ताकि तुम नौकरी छोड़ के भाग गए तो हम ये पैसा जब्त कर लेंगे। तो ये सब भी क्या बैंक की टाइम लाइबिलिटी होगी, क्योंकि उसको आपको रिटर्न करेगा, शर्त है कि 2 साल तक नौकरी आप पूरी करो। यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट अच्छा ऑफर करती है टू अट्रैक्ट द पीपल की 2-5 साल के लिए हमको पैसा दे दो, तो मोर इंटरेस्ट इज ऑफर्ड। लेकिन इसकी लिक्विडिटी कम है। क्यों? क्योंकि आप तुरंत पैसा विड्रॉ नहीं करोगे, कर नहीं पाओगे, फॉर्म भरना पड़ेगा, ब्रांच के धक्के खाने पड़ेंगे, पैसा आपका कट जाएगा। तो ये बहुत 100% आप इसे लिक्विड नहीं कह सकते, क्योंकि मैच्योरिटी से पहले आप निकालते हैं आपको कठिनाई होती है, तकलीफ होती है। तो दिस इज वन थिंग। अब बैंकों की ये तो टाइम लाइबिलिटी हुई, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। दूसरी होती है बैंकों की डिमांड लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी मतलब ये डिमांड डिपॉजिट में जो पैसा है, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह टाइप का, कि जब आपकी इच्छा है आप मुंह उठा के जाइए और पैसा निकाल लीजिए, तो ऑन डिमांड यू कैन विड्रॉ द मनी। तो वो सब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उसकी डिमांड लाइबिलिटी। हमको दो याद रखनी है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन के लिए होता है, सेविंग अकाउंट नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है। कासा कासा या कासा पैरामीटर से बैंक वाले इसको काफी फोकस करते हैं, क्योंकि जो बैंक के अंदर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, मान लीजिए एचडीएफसी में 100 करोड़ आ रहा है, पंजाब नेशनल बैंक में 50 आ रहा है, तो फिर हम क्या मानेंगे? एचडीएफसी बड़ा है, पंजाब नेशनल बैंक छोटा है। उसी प्रकार से डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? पिछले 4 लेक्चर में हम समझ चुके हैं। देन ओवर ड्यू बैलेंस इन फिक्स डिपॉजिट्स। मान लीजिए आपकी एफडी थी 5 साल के लिए और उसके ऊपर एक दिन और ऐड हो गया, 5 साल के बाद मैच्योर हो गई, फिर आप पैसा निकाल सकते हैं, फिर एक दिन बाद आप जाओ तो मोटा के जा सकते हो, फिर तो उसको देना ही पड़ेगा, तब वो सब क्या डिमांड लाइबिलिटी हो गई, जो भी ओवर ड्यू बैलेंस है। देन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। मान लीजिए बाप मर गया और उसका कौन वारिस है, वो सब कोर्ट में केस चला था, पता नहीं चला था किसको पैसा देना है, फिर एक दिन ये लड़का जीत जाता है कोर्ट से, तो जिस दिन हो जाएगा तो बैंक ने तुरंत पैसा देना पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके पास। तो ऐसी जो अनक्लेम डिपॉजिट है, जब उसकी रिकवरी का ऑर्डर आ जाता है तो वो बैंकों के लिए क्या बन जाती है? डिमांड लाइबिलिटीज, तुरंत देना पड़ता है। लेकिन ये सब में बैंक इंटरेस्ट कम ऑफर करे, जैसे फिक्स डिपॉजिट में मान लो 6% दिया तो इधर 4% ही ऑफर करे, तो जनता यहाँ पर कम क्वांटिटी में पैसा पार करती है। हालांकि लिक्विड ज्यादा होता है, आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास 2500 रुपीज है, तो आप उसको कैसे सेव करोगे? आप ये सोचेंगे कि देखिए टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट में 6% इंटरेस्ट है और डिमांड डिपॉजिट में 2% है, तो मैं ये करूँ कि 2000 रुपये में टाइम डिपॉजिट करता हूँ और बाकी के जो 500 रुपये हैं वो मैं सेविंग अकाउंट में रखता हूँ। आपके पर वो आदमी ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है? उसने अपना सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में कर देना चाहिए जो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। भाई पैसा लॉक भी तो हो जाएगा ना, फिर आपको बीच में विड्रॉ करना है, कुछ काम है, तो कैसे यूज़ करोगे? तो लोग क्या सोचेंगे कि थोड़ा वहाँ पर पार करेंगे, थोड़ा यहाँ, लेकिन फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा पार करेंगे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में कम क्वांटिटी में पार करेंगे। इसलिए कोई भी इकोनॉमी में आप पाएंगे कि टाइम डिपॉजिट की जो क्वांटिटी है, करोड़ों रुपए इस तरफ होंगे और इस तरफ लाखों रुपए होंगे, क्योंकि पब्लिक इंटेलिजेंट है। अब इसको और आगे बढ़ाओ। कोरोना के दौरान क्या हुआ होगा? बैंक में 100 रुपये रखे होंगे, 2000 कैश में रखे होंगे जब कोरोना का पहला लॉकडाउन हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिकॉशनरी मोटिव होगा ना, उसको डर लगेगा भाई कुछ हॉस्पिटल का बिल आ गया, ऑक्सीजन का बोतल खरीदना पड़ेगा, तो बैंकों से बहुत सारा कैश विड्रॉ कर लेंगे, तो बैंकों में डिपॉजिट कम होगी, जनता के हाथ में कैश ज्यादा होगा। फिर 2020 दिसंबर तक आप जाइए, अनलॉकडाउन हो गया, तो अब जनता क्या करेगी? कैश 100 रुपये रखेगी और बैंकों में 2000 ऐड कर देगी, क्योंकि अब उसका प्रिकॉशनरी मोटिव थोड़ा कम हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, तो बैंक में पैसा रखेगा, कैश में कम रखेगा। फिर वापस और आएगा, तो ऐसा कम ज्यादा सब चलते रहता है। लॉकडाउन का क्या फिर है? ऑक्सीजन बोतल के लिए कैश में कितना लेके घूमना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब लॉजिक से ये एमसीक्यू टिक करने इसमें बहुत तुरंत ए लिस्ट टू बी तक सोचना है, फिर आप ए लिस्ट टू बी लिस्ट टू जेड तक बीरबल की खिचड़ी करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। इसमें भी क्या आपकी पहली बार हो तो ज्यादा डर लगता है, दूसरी बार कम डर लगता है। तो जब 2020 में कोरोना का पहला लॉकडाउन हुआ तो लोगों को ज्यादा डर लगे, तो 2000 रुपये कैश में रखेंगे। जब 2021 में कोरोना की सेकंड वेव आई, दूसरी लहर, तो लोगों को डर लगे पर कम लगे, तो उस वक्त हो सकता है कि 600 रुपये हाथ में रखे या 1500 हाथ में रखे, उतना ज्यादा डर के ना चले। ग्रीन टर्म डिपॉजिट्स वो ऐसा कि आप एक डिपॉजिट में पैसा रखो स्टेट बैंक में, और वो ग्रीन मतलब क्या? ये सब सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड पावर प्लांट, इसके लिए लोन में पैसा देंगे। और ये फिक्स डिपॉजिट है, उसकी लॉकिंग पीरियड कितना है? 1111 दिवस। अब ऐसा क्यों पता नहीं, उनको लंच ब्रेक में सपना आ गया तो वो ऐसा रखा है। नहीं तो ये भी आदमी सोचे 1000 दिवस मतलब 365 डेज होते हैं, तो ये कितने सारे दिन तक आपको वहाँ पर लॉक करके रखना पड़ेगा, 3-4 साल रखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बोला एसबीआई ने? भाई आपका पैसा हम केवल ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, सोलर विंड के लिए देंगे। बट व्हाट इफ मान लीजिए सामने कोई ग्रीन लोन लेने वाला आया ही नहीं, सोलर विंड वाला कोई बिजनेसमैन स्टेट बैंक में आया नहीं, तो ये डिपॉजिट कहाँ रखेंगे? फिर कहीं पर तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट बैंक को रिजर्व बैंक ने छूट दी कि ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब तक आपको कोई दूसरा लोन टेकर नहीं मिलता है,
जनता का ये डिपॉजिट, ये ग्रीन डिपॉजिट आप इन्वेस्ट कर लेना। सरकार की ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ये सब क्या गवर्नमेंट को 1 साल से कम के लिए लोन में पैसा चाहिए तो ऐसा सब इश्यू करते हैं, उसमें स्टेट बैंक आपका ग्रीन डिपॉजिट का पैसा इन्वेस्ट करे। उसी तरह कंपनियों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए 1 साल से कम के लिए, तो उसके लिए वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट जारी करती है, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट्स, उसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसी ये ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट नाम की चीज़ लॉन्च की गई। असल में ये क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, मतलब ये क्या है, ये टाइम डिपॉजिट है। बल्क डिपॉजिट क्या होता है, जो भी मान लो 2 करोड़ एक साथ इन्वेस्ट किया तो बल्क डिपॉजिट बोलते हैं। सैलरी अकाउंट क्या है, वो बेसिकली आपका सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन वो कंपनी ने सब 1000 एम्प्लॉय का एक साथ बैंक अकाउंट खोला तो कहेंगे सैलरी अकाउंट, इसमें पैसा हम डिपॉजिट करते हैं तुम्हारा, वगैरह वगैरह। फिर दीनानाथ चौहान मर जाए और विजय को फिर उनकी फिक्स डिपॉजिट का या पैसा बैंक से निकालना हो तो उसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। उसके लिए पैसा मतलब उसका जो भी पोर्टल होगा उसका नाम क्या है, उद्गम पोर्टल। ऐसी छोटी छोटी और भी जनरल नॉलेज है, ई ऑपरेटिव अकाउंट क्या, उद्गम पोर्टल क्या, वो सब हैंड आउट में दिया है। 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, इसके बाद 40 मिनट में खींचने नहीं बैठूंगा, बट बिकॉज दीदी एकदम आसान चीज़ है, पढ़ के निकालो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एडवांस टॉपिक भी हमको समझने हैं, तो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन सी मी, कैन हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फर्स्ट नोट करें। अमृत, मुनीश, कोमल, अंजलि एंड अदर्स, द आंसर इज यस, वी मूव फॉरवर्ड। देखिए, हमने देखा बैंकों के अंदर जो जनता की डिपॉजिट जाती है 2 जात की होती है। डिमांड डिपॉजिट जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। और ये डिपॉजिट का बैंक क्या करेगी, किसी ना किसी को लोन में पैसा देगी। तो प्रश्न होता है कौन सी जात की डिपॉजिट्स बैंकर आगे लोन में घुमा रहा है। मान लीजिए कोई ऐसी दुनिया हो कि जिसमें डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ उसको वो मतलब सोने की गहने की तरह अपनी तिजोरी में छुपा के रखे, कोई देख लेना नहीं चाहिए, नजर लग जाएगी, इसको एक तरफ रखो, इसको किसी को लोन में नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा है, उसी को हम आगे अदानी अंबानी किसी को लोन में देंगे। अगर ऐसी कोई दुनिया चलती हो, ऐसी कोई बैंकिंग सिस्टम चलती हो, तो उसे हम कहते हैं फुल रिजर्व बैंकिंग। फुल रिजर्व बैंकिंग। फुल रिजर्व बैंकिंग मतलब क्या है कि जिसमें बैंकर डिमांड डिपॉजिट को आगे लोन में नहीं घुमाता, सिर्फ टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह को लोन में घुमाता है। इसके फायदे नुकसान क्या है, इस बैंक के अंदर डिपॉजिटर की सेफ्टी ज्यादा रहेगी, क्योंकि मान लो लोन में पैसा लेके विजय माल्या भाग भी गया तो पूरा पैसा तो भाग नहीं सकता, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट का पैसा तो सेफ है क्योंकि लोन में दिया नहीं है।
आपकी बहुत अच्छी बात। तो फिर नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करना, कि बैंकर अदानी अंबानी को लोन में देवे पैसा, उससे वो लोग रॉ मटेरियल खरीदे, नया फैक्ट्री लगाए, उसमें लोगों को जॉब मिले, प्रोडक्शन बढ़े, जीडीपी बढ़े, तो पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैंकर अपना 100% कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। क्यों? बहुत सारा पैसा तो छुपा के रखा है, भाई नजर लग जाएगी। तो दिस इज फुल रिजर्व बैंकिंग। ये भी 10 सेकंड इतना दिमाग में उतारो, क्योंकि इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऐसा ही। अब मान लीजिए कोई ऐसी दुनिया है, वो कोई ऐसी बैंकिंग सिस्टम हो कि जहाँ डिपॉजिटर ने पैसा दिया, उसमें डिमांड डिपॉजिट मतलब ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो वाला पैसा भी लोन में घुमाते हो, और टाइम डिपॉजिट मतलब ये फिक्स डिपॉजिट वगैरह, उसका भी पैसा लोन में घुमाते हो। तो ऐसी जो दुनिया है, ऐसी जो बैंकिंग सिस्टम है, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। तो भारत और बेसिकली दुनिया का लगभग हर एक देश यही सिस्टम करेगा, जो भी पैसा आगे लोन में घुमाते रहो। तो वो क्या है? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसमें फायदा क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ में बैंक ज्यादा हेल्प करेगा। नुकसान क्या होगा? उल्टा बोल दो कि सेफ्टी यहाँ कम रहेगी, क्योंकि बैंकर ने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वाला भी पैसा लोन में घुमाया। तो सारी जाकर डिपॉजिट लोन में घुमा दिया, और मान लिया भाग गया, तो रिस्क ज्यादा रहता है। तो दैट इज फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। आपको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का मतलब ये भी नहीं कि 100% सारा पैसा लोन में घुमा सकता है। उसमें सीआरआर, एसएलआर, ऐसी सब चीजों में पैसा लॉक करना पड़ता है, जो हम लोग कल रात के लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए तो बेसिक ही समझना था कि कौन सी जात के डिपॉजिट लोन में घुमाए जा सकते हैं। उस हिसाब से देयर आर टू टाइप्स। अनदर 10 सेकंड, इसको खत्म करो। बस, तो ये कैसा टॉपिक है? कल सुबह एक बार देखना है, बुधवार की टेस्ट से पहले एक बार देखना है, और एग्जाम की आगे एक बार देख लेना है। और एग्जाम के आगे तो देखना है तो सिर्फ इंडेक्स ही देखना है, ये भी पूरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपने हैंडआउट का इंडेक्स रहता है, उसी में देख लो। अच्छा, फुल रिजर्व वर्सेस फ्रैक्शनल रिजर्व आपको याद आ जाए तो फिर पूरा पेज खोल के भी देखना नहीं, खत्म हो गया टॉपिक। कैंसर की तरफ बढ़ने मत दो किसी टॉपिक को, लिया तो उसको निपटा देना चाहिए, वरना वो चौथे स्टेज में कैंसर चले जाता है। अब मेन चीज चालू होती है, ये तो सब समझो कि प्रस्तावना ही थी, प्रियम लेंगा, बस ये टॉपिक चालू होता है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1 M2 M3 M4 क्या है? दो शब्दों को समझते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब रिजर्व बैंक जो खेल करे कि कैसे मैं मनी सप्लाई कंट्रोल करूँ, लोन इंटरेस्ट कंट्रोल करूँ, जनता को और पैसा इस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, ये सब खेल जो करे, उसके लिए रिजर्व बैंक के अलग अलग टूल्स होते हैं। टीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग्स वगैरह वगैरह, जो 5 लेक्चर हम यही पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज वन थिंग। सामने गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि हम कैसे देश की इकोनॉमी को एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाएं, जिसके वास्ते टैक्सेशन, सब्सिडी, अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का एक एयरपोर्ट बनाना है, उसमें अदानी 50 करोड़ दे दे, सरकार 50 करोड़ दे दे, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से एयरपोर्ट बनाए। सरकारी कंपनी ओएनजीसी, गवर्नमेंट उसके शेयर्स बेच दे, जनता को उसमें से पैसा जाए, और उसे दूसरी वेलफेयर स्कीम चलाए, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। ये सब क्या है? हम लोग पढ़ेंगे, पर सेकंड पिलर, मतलब एक महीने बाद पढ़ेंगे। तो हमें बस अभी याद रखना है, आरबीआई जो करे वो मॉनेटरी पॉलिसी है, सरकार जो करे वो फिस्कल पॉलिसी है। और इसे होगा क्या? सेविंग्स इंप्रूव करनी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, इन्फ्लेशन महंगाई कम करनी है, एक्सचेंज स्टेबल रखना, ये सब काम होते हैं। ऐसे वो डिटेल में एक करके पढ़ेंगे। मान लीजिए सरकार को पोषण नीति यानी कि न्यूट्रिशन पॉलिसी बनानी है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखना चाहिए भारत में लोगों की क्या हेल्थ और फिटनेस है। उसका एक इंडिकेटर है, बॉडी मास इंडेक्स। वो सब देखेगा आपकी कितनी ऊंचाई, उम्र है, उस हिसाब से क्या वजन होना चाहिए वगैरह। अब समझो कि बॉडी मास इंडेक्स देख के अमेरिकन गवर्नमेंट अलग डिसीजन ले सकते हैं, भारत सरकार अलग डिसीजन ले, कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने देश के लोगों का बीएमआई निकालेगी, पता चले ओबीसीटी मतलब मोटापे की समस्या है, तो पेप्सी कोला और पिज्जा पे ज्यादा जीएसटी लगाना चाहिए, वो तो ऐसा बोलेंगे यार। और सामने भारत सरकार सबका बीएमआई निकाले, पता चले ये सब तो कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तो उल्टा करेंगे कि हमें और ऐसी सब सब्सिडी और स्कीम चलानी चाहिए ताकि गरीबों को सस्ते में अच्छा खाना मिले। तो दोनों ही देश ने पॉलिसी बनाई, अपने हिसाब से करेक्ट पॉलिसी बनाई, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? डेटा या मेजरमेंट, कि कितने लोग की क्या बॉडी और क्या फिटनेस है। सिमिलरली, तो अगर ओबेसिटी नापनी है, उसके लिए इंडिकेटर एक निकाला, बॉडी मास इंडेक्स। हालांकि इसमें भी अभी कुछ तकलीफ है, नए जाके इंडिकेटर निकालने हैं, वो सब साइंस टेक्नोलॉजी में देखना। बट दिस इज एन इंडिकेटर। सिमिलरली, इकोनॉमी में हमें कुछ करना है, तो हमें पहले तो नापना पड़ेगा कि इकोनॉमी में क्या पैसा ज्यादा है, कम है, क्या साइज है इसकी, मोटा है कि पतला है मनी सप्लाई। तो यहाँ पर इंडिकेटर क्या होता है? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। उसके 4 इंडिकेटर, 5 इंडिकेटर बन जाते हैं, M0, M1, M2, M3, M4। तो आगे 20-30 मिनट हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इन सबकी क्या फॉर्मूला रहती है। तो दिस इज अ मेजरमेंट कि हाउ मच मनी इज देयर, पूरे देश में कितना पैसा है, वो नापने का एक टूल है ये। आसपास अब तो नोट पेन लेके बैठना, क्योंकि ये सब रटने वाली चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला है, M1 क्या है? M1 फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। कॉइन करेंसी विद पब्लिक, मतलब CU, कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। डी डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? ब्रिक से पहले मैंने आपको बताया, करंट अकाउंट है, CA सेविंग अकाउंट है, ऐसे। हाँ, तो हमारी जनता के पास कॉइन करेंसी के रूप में 10 है, और बैंकों में डिपॉजिट में 90 रुपये पड़े हैं डिमांड डिपॉजिट में, तो जब आया 100, इसको आप क्या कहेंगे? 100 रुपीज इकोनॉमी में है। और इसे आप क्या लेबल देंगे, क्या संज्ञा देंगे? इसको हम कहेंगे M1। इसको नैरो मनी भी कहा जाता है एज पर एनसीईआरटी। तो दिस इज M1। कुछ लोग इधर ही जनरल, ये ऐसा क्यों है? तो भाई ये ऐसा ही है। बॉडी मास इंडेक्स की फॉर्मूला ऐसी क्यों है, दूसरे जात की क्यों नहीं है? वो जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिसाइड किया, हमको एग्जाम पास करनी है, हम बस याद रखते हैं। आरबीआई ये नापता क्यों है? व्हाई डज आरबीआई विल फाइंड आउट व्हाट इज M1? ताकि उसे पता चले कि इकोनॉमी में इतना पैसा पड़ा है। तो M1 क्या है? कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक इक्वल्स M1। दिस इज वन थिंग। अब ऐसे और 3-4 चीजें ऐड होती रहेंगी। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, टेबल के अंदर अभी से मत बनाना, क्योंकि इसमें और कॉलम आगे पीछे ऐड होंगे, फिर आपको पता चले भाई मैं तो ज्यादा ही लिख दिया था। तो लेट द टेबल फिनिश, फिर आप बनाना। टेबल के अंदर मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, एक तरफ होंगे कमर्शियल बैंक्स और दूसरी तरफ होंगे पोस्ट ऑफिस। कमर्शियल बैंक में क्या आएगा? जब हम कहते हैं एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या? इन सबको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, कॉलेज चला के, कोचिंग चला के। तो कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है? प्रॉफिट निकालना है। तो हम जब कमर्शियल बैंक है, इसका मतलब क्या? धर्मशाला खोलने को नहीं निकला है, उसको प्रॉफिट कमाना है।
तो कमर्शियल बैंक का काम क्या है, उसको प्रॉफिट कमाना है, जनता को लोन में पैसा देके क्रेडिट कार्ड चिपका के वगैरह, तो वो डिपॉजिट लेंगे और सब लोगों को लोन में पैसा देंगे। तो एचडीएफसी, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक भी हो सकते हैं पर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। तो दीज आर कमर्शियल बैंक्स। आपके तो फिर पोस्ट ऑफिस क्या है, देखिए पोस्ट ऑफिस के दो काम है आपके, एक तो अच्छा ठीक है वो लेटर भेजते हैं, दूसरा भी उनका काम है स्मॉल सेविंग्स, लघु बचत। अंग्रेजों के जमाने से पोस्ट ऑफिस में भी आप बैंक खाता खोल सकते थे, लेकिन वो अलग कैसे है कि पोस्ट ऑफिस में जो आप पैसा सेव करते हैं वो फिर अदानी अंबानी को वो लोन में नहीं देंगे, उसका किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं चिपकाएंगे। पोस्ट ऑफिस में जो आपने पैसा सेव किया वो सारा पैसा गवर्नमेंट को लोन में दिया जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा अलग है, इसलिए उसका कॉलम थोड़ा अलग बना गया। तो देयर आर टू प्लेसेस वेयर यू विल डिपॉजिट मनी, कुछ कमर्शियल बैंक में रखोगे, कुछ पोस्ट ऑफिस में रखोगे। तो देखिए पोस्ट ऑफिस में भी दो चीज़ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी, तो वो कमर्शियल बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसे मैं इस साइड पे लिखूंगा। हम उसकी अभी बात नहीं करें, पेमेंट बैंक क्या होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, वो नेक्स्ट वीक समझेंगे, पिलर 1 भी क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एनबीएफसी में। तो अभी तो मतलब भूल ही जाओ कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या कुछ पेमेंट बैंक होता है, उसको छोड़ो। बाकी जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस है उसकी हम लोग बात करें, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये एक तरफ गया। अब इसके नीचे मैं दो दो कॉलम बनाऊंगा, कमर्शियल बैंक उसके नीचे दो कॉलम, डिमांड डिपॉजिट जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, उसी तरह पोस्ट ऑफिस के नीचे मैं दो कॉलम बनाऊंगा, डिमांड डिपॉजिट, लेकिन पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता, तो सिर्फ सेविंग अकाउंट होगा, और टाइम डिपॉजिट जिसमें फिक्स डिपॉजिट वगैरह जाएगा। तो दो संस्था, उसके नीचे दो दो कॉलम बनाए। अभी शुरू करते हैं। M1 क्या था, फॉरेन करेंसी विद पब्लिक, सपोज 10 रुपी, फॉरेन करेंसी विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, वो जो भी मान लो 10 रुपए डी डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, तो ये सबको प्लस करो, जो भी जवाब है कितना 10 + 10 20, तो उसको हम कहते हैं M1। तो यहाँ पर समझो बाकी जगह भी पैसा जनता ने रखा तो होगा कि बैंकों के अंदर टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट में 40 रुपए रखेंगे, राइट, पर उसको हम काउंट नहीं करेंगे। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी सेविंग अकाउंट टाइम डिपॉजिट वगैरह में पैसा रखा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, इसको ही काउंट करेंगे। तो ये इसकी फॉर्मूला गई, M1 मतलब क्या है, CU + DD = M1। इसको नैरो मनी भी कहा जाता है, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। इसकी लिक्विडिटी मैक्सिमम है, 4 स्टार मैंने दिया, क्यों, ये सब पैसा तुरंत निकाल सकते हैं, सबसे ज्यादा ये लिक्विड है। अब यहाँ पर जब हम ये सब लिखते हैं कि डिपॉजिट इन द बैंक्स, तो यहाँ पर हम पब्लिक डिपॉजिट इन द बैंक बोलते हैं, मतलब जनता ने एक्सिस बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो काउंट करेंगे यस, यस बैंक ने एक्सिस बैंक में या एक्सिस बैंक ने एचडीएफसी बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो उसे काउंट करेंगे नहीं करेंगे। इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट काउंटेड इन दिस फॉर्मूलाज, क्यों, बस जो भी इकोनॉमिस्ट ने डिजाइन किया उसने बोला इसको इंटर बैंक डिपॉजिट मत काउंट करना वरना सब खिचड़ी हो जाएगी। और एनसीईआरटी ने लिखा है तो हमको मानना है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट काउंटेड, एक बैंक दूसरे बैंक में पैसा सेव करे वो चीज को नहीं गिनना है। तो इसलिए जब मैं आपको कहता हूँ कि डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक, इसको हम नेट डिपॉजिट भी कहते हैं, मतलब केवल उनकी बात करो जो जनता ने पैसा डिपॉजिट किया। इंटर बैंक डिपॉजिट एचडीएफसी बैंक ने एक्सिस में अगर डिपॉजिट कर लिया तो वो सबको इग्नोर करो, उसको इधर नहीं लिखना है। तो दिस इज द सिचुएशन विद M1। अब आप समझिए, प्योर मिल्क है आपका लिक्विड है, मैं इसके अंदर बनाना क्रश करके पीस के डाल दूँ तो मिल्क शेक बन जाएगा। तो ये लिक्विड होगा लेकिन कम लिक्विड होगा, मतलब वो थोड़ा ठीक होगा, जिसके लिए स्पेसिफिक टर्म की विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा। तो मिल्क में बनाना ऐड कर दो क्या, लिक्विडिटी कम हो जाती है, वो थोड़ा ठीक हो जाता है। अब आप समझिए बैंक में आपने पैसा डाला, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, तो वो तो लिक्विड है, यू आर राइट। लेकिन जब आप पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते हैं तो वो उतना ज्यादा लिक्विड नहीं रहता, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से पैसा विड्रॉ करना मतलब लाइन में खड़ा रहो, फॉर्म भरो, मगजमारी रहती है, वो इतना आसानी की एटीएम मशीन में डाल दिया और पैसा निकल गया, तो इसलिए इट इज लेस लिक्विड। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो वो मिल्क शेक बन जाएगा, और मिल्क शेक इज लेस लिक्विड, तो इट इज लेस लिक्विड। तो वैसे ये सेकंड फॉर्मूला समझते हैं M2। M2 ऐसा है, फॉरेन करेंसी विद पब्लिक मतलब 10 रुपी तो है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक वो 10 रुपी भी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस तो उधर 10 रुपये तो वो भी ऐड कर दो, तो कितना 10 + 10 + 10 यानी 30। तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई, M1 के मुकाबले M2 थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बिगर है। लेकिन लिक्विडिटी देखो, मैंने M1 को 4 स्टार दिए थे, इसको 3 स्टार दिए, क्यों, क्योंकि आप मिल्क में बनाना ऐड किया ना तो लिक्विडिटी कम हो गया, वो थोड़ा ठीक हो गया। ये बात जो मैंने इधर करी, ये बैंक की डिपॉजिट थी, अब आप बोले पोस्ट ऑफिस का भी उसमें ऐड करो तो क्वांटिटी जत्था बढ़ जाएगा पर उसकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लेस लिक्विड बिकॉज पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आर नॉट सो इजी टू विड्रॉ अनलाइक द बैंक डिपॉजिट्स। कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि देखो सरकार ने ये कहा है कि पोस्ट ऑफिस में भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसको भी एटीएम के साथ लिंक करेंगे, फिर एटीएम से सीधा पोस्ट ऑफिस अकाउंट का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यू आर राइट, लेकिन आप एनसीईआरटी को बोलो भाई कि कोर थियरी जो एडम स्मिथ के जमाने में लिखी हो उसको चेंज करवा देता हूं, नया पढ़ लेंगे, जब तक नहीं होता तो थियरी तो यही है, तो कबूल करो कि जो M2 है इट इज लेस लिक्विड, क्योंकि उसमें पोस्ट ऑफिस की डिमांड डिपॉजिट ऐड होती है, वो जैसे ऐड होती है तो मिल्क में बनाना ऐड हो गया तो लिक्विडिटी कम हो जाती है, वो ठीक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ये 30 सेकंड पहले इतना दिमाग में उतारो, फिर और इंडिकेटर जुड़ेंगे M3 एंड M4। क्लास खत्म होने के बाद या फिर कल सुबह खुद से आपने ये टेबल 2-3 बार बनाना है और अपने आप ही धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएगा। देखिए ये जब पढ़ने बैठे तो कभी भी दिमाग में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं लानी है, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे क्या फायदा, ये ऐसा नहीं और हो जाता तो अपनी दुनिया में क्या फर्क हो जाता। अगर आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो कभी दिमाग में वो चीज़ याद नहीं रहेगी, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स में चले गए। अगर मैं ऐसा सोचना शुरू करूँ मैं क्या पढ़ा हूँ, हर साल यही पढ़ाना है, इससे क्या हो रहा है दुनिया में, देन इट कैन नॉट हेल्प। तो बस इसको पढ़ना है क्योंकि हमें एग्जाम पास करनी है, पसंद हो कि नहीं हो पढ़ना तो पड़ेगा। तो दैट इज M2। M2 को भी M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट एंड मेमोराइज दैट आल्सो। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा है M3। M3 ऐसा है, फॉरेन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स।
पोस्ट ऑफिस को इग्नोर करो। हाँ तो ठीक है चलो। कॉइन करेंसी विद पब्लिक 10 रुपी, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक 10 रुपी, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक मैंने लिखा है 40 रुपी। आगे तुम तुक्के से ही लिखने थे तो 10-10 ही जगह लिखो ना, हर जगह पर 40 लिख के तुम क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि मैंने आपको आगे बताया भाई, जब हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट, उसमें बैंकर ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करता है, तो जनता भी इंटेलिजेंट है, उसमें ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करती है। लेट मी गो बैक, ब्रेक से पहले इसलिए हम डिपॉजिट टाइप आराम से पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया स्लाइड 66 पे। आपके पास 2500 रुपये होते, तो आप क्या करते? टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट में आप 2000 रुपये रखते और 500 रुपये ही आप डिमांड डिपॉजिट में रखते, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट जैसे कि सेविंग अकाउंट, उसमें 2% 4% कम ही ब्याज मिलता है, जबकि टाइम डिपॉजिट में उसके मुकाबले 6% 8% ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो आपके पास पैसा इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करते हैं हमेशा, थोड़ा इधर रखते हैं थोड़ा इधर रखते हैं। दोनों टाइम डिपॉजिट में क्यों नहीं रखा? क्योंकि लिक्विडिटी भी आपकी कम हो जाती है, पैसा लॉक हो जाता है। तो देयरफॉर द नंबर्स आर लाइक दैट। तो हम लोग देख रहे थे M3। M3 में क्या है? कॉइन करेंसी विद पब्लिक 10 रुपी, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वगैरह 10 रुपी, टाइम डिपॉजिट विद बैंक जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह 40 रुपी। तो टोटल M3 कितना है? 10 + 10 + 40 यानी कितना 60 रुपी। तो क्वांटिटी अब ये इंक्रीज हो गया, M1 से बड़ा है, M2 से भी बड़ा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो गया। लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हुआ तो लिक्विडिटी इसकी कम हो गई। लिक्विडिटी कैसे कम हो गई? क्योंकि हमने टाइम डिपॉजिट ऐड किया है ना, फिक्स डिपॉजिट वगैरह, और फिक्स डिपॉजिट की लिक्विडिटी कम रहती है, 2-5 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है। तो ये ऐसा है कि अब आपके पास मिल्क था 1 लीटर, पर बनाना इसमें आपने 5 किलो डाल दिया, तो अब तो ये बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा हो गया, पीमी हो गया, तो ये लिक्विड कम है। तो दैट इज M3। M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, इज द NCERT। ये जो M3 है, इसे आरबीआई सारे इंडिकेटर निकालती है तो सब देख के बैठा होगा ना, पर सबसे ज़्यादा आरबीआई गवर्नर की ये क्या चल रहा है, निकालो निकालो। M3 पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि M3 पे जो मनी सप्लाई है उसके आगे पीछे वो अपने डिसीजन लेते हैं कि अच्छा तो फिर इस हिसाब से महंगाई इतनी हो जाएगी, लोन इंटरेस्ट ये होना चाहिए, रेपो रेट ये होना चाहिए वगैरह, वो डिसीजन लेते हैं। तो उस वक्त जो इंडिकेटर पर उनकी सबसे पहले नजर जाती है, दैट इज M3। इसलिए M3 को कहा जाता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स या एग्रीगेट मॉनेटरी सप्लाई, बिकॉज आरबीआई विल गिव मैक्सिमम एम्फेसिस टू दिस नंबर आउट ऑफ ऑल दिस 4 नंबर्स, M1 M2 M3 M4 चाहते हैं, पर ज़्यादा वो पहले इसको देखा है। मतलब कोई मूवी है तो आप क्या देखो भाई, स्क्रिप्ट कैसी है, गाने कैसे हैं, कहानी कैसी है, अपन एनालिस्ट क्या देखेगा भाई, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कैसा है। तो दिस इज लाइक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इसी नंबर को पहले देखेगा। अब आखिरी बचता है M4, तो उसमें क्या है, बस आंख बंद करके सब कुछ टिक कर दो तो M4। कॉइन करेंसी विद पब्लिक 10 रुपी, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक 10 रुपी, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स 40 रुपीस, उसी तरह डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस 10 रुपी, टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस 20 रुपीस। तो सब कुछ ऐड करो 100 रुपए हो गए। तो क्वांटिटी के हिसाब से M4 इज द लार्जेस्ट आउट ऑफ दिस 4 इंडिकेटर्स, लेकिन लिक्विडिटी के हिसाब से इट इज द लोएस्ट आउट ऑफ दिस 4 इंडिकेटर्स। व्हाई? क्योंकि इसमें इसमें बैंकों की भी टाइम डिपॉजिट ऐड हो गई, पोस्ट ऑफिस की भी टाइम डिपॉजिट ऐड हो गई। तो मतलब ये तो 1 लीटर मिल्क था और इसमें इतना बनाना आपने डाल दिया कि अब बस सॉलिडिफाई हो गया ये तो, इसलिए इसकी लिक्विडिटी को मैंने 1 स्टार दिया है। तो दैट इज M4। M3 एंड M4 आर कॉल्ड ब्रॉड मनी, ऐसा NCERT बोलता है, तो हमें याद रखना है। आपको क्या करना है कि इसको कल सुबह 2-3 बार लिखा, वेडनेसडे की टेस्ट है, एग्जाम के कोर्स खत्म हो तब एक बड़ी टेस्ट होगी, सो दैट यू हैव दिस इन माइंड। रियल एग्जाम में कुछ भी पूछे तो क्या करना है फिर, रफ पेज पे उसके जो क्वेश्चन पेपर के अंत में कोई जगह होती है उसमें खुद से उस वक्त बनाना है, फिर आपने ये सब लॉजिक अप्लाई करना है, किसका लिक्विडिटी हाईएस्ट है, किसका साइज हाईएस्ट है वगैरह वगैरह। तो दिस इज M1 M2 M3 M4। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि जो M3 है उसे एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स आ जाता है, उस पर आरबीआई का सबसे ज्यादा ध्यान होता है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई M3 से भी साइज में बड़ा तो M4 है, आरबीआई M4 को इतना क्यों नहीं देखता? वाई M3 इज फोकस्ड, वाई नॉट M4 व्हिच हैज लार्जर क्वांटिटी? उसका ये कारण है कि M4 में आप बात करते तो क्या वो सब पोस्ट ऑफिस साइड का पैसा ऐड करना चालू करता है, और मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस का पैसा वो इकोनॉमी में नॉर्मल तरीके से घूमता नहीं है, जो टिपिकल हम कहते हैं कि लोन में जाएगा, ऐसा तो है नहीं, आम जनता को लोन में जाएगा ऐसा है नहीं, वो सब जाता है गवर्नमेंट को लोन में, और गवर्नमेंट को लोन में जाए तो फिर हाउ विल दैट अफेक्ट इकोनॉमी? उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हो जाते हैं। मिलिट्री को दिया जाएगा, बाहर से कोई मिसाइल इंपोर्ट करेंगे, स्टाफ को सैलरी में जाएगा, आजकल रेवड़ी कल्चर चलता है कि सब इतना इतना पैसा बैंक में जमा कर देंगे, इतनी मुफ्त बिजली दे देंगे। तो आरबीआई के लिए वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है मैथमेटिकल मॉडल में। बाकी बैंकों के अंदर जो करंट अकाउंट वगैरह देखें प्रिडिक्ट हो कि इसका ये होगा और इतना जीडीपी पैसा होगा। ये पोस्ट ऑफिस का पैसा जो सरकार को गया फिर सब आप जानते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स विल कम इनटू प्ले। इसलिए आरबीआई क्या फोकस करता है, मैं M3 को देखूंगा, M4 को भी देखूंगा, अपन सबसे ज्यादा मैं M3 को देखूंगा, दैट इज द थिंग। देखिए 30 सेकंड पहले ये टेबल दिमाग में उतारो, आराम से आपके हैंडआउट में भी दिया, कल 2-3 बार खुद से बनाना। मैं मोबाइल नहीं देख रहा, मैं टाइमर देखता हूँ। पढ़ने बैठे मोबाइल दूर रखना चाहिए, कि मोबाइल में या भी वीडियो देख रहे हैं। तो दिस इज द टेबल। अब कुछ लोग जो रेस का घोड़ा है वो कबूल कर लेगा कि भाई ठीक है एक साइड में रख लूंगा, एग्जाम पास कर लूंगा। कुछ लोग क्या वो इधर उधर ख्वाबों में चले जाते हैं कि देखो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने रिलायंस कंपनी का जब IPO आया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें रिलायंस ने अपने शेयर्स जनता को बेचे और तुमने इसे 100 रुपीज मृणाल ने मुकेश अंबानी को दिए, तो वो कहाँ गए होंगे? आपके शेयर बाजार में गए। तो शेयर बाजार में गया, पर रुपया कहाँ गया? रुपया तो गया मुकेश अंबानी के रिलायंस कंपनी के बैंक अकाउंट में गया ना। तो समझो शेयर बाजार में पैसा गया, यू राइट, पर अल्टीमेटली तो बैंक अकाउंट में ही गया है वो, या तो कैश में है पैसा, नहीं तो बैंक में है, दो में से एक जगह ही हो सकता है एक बार में। ओके, तो नाउ व्हाट इज M3? M3 क्या था? कॉइन करेंसी विद पब्लिक। अब सुबह 10 बजे फोटो खींच रहा है आदमी, तो भाई मान लेते तो 100 रुपए थे, पर दे दिए, तो कॉइन करेंसी विद पब्लिक 0 है। टाइम डिपॉजिट इन द बैंक 0 है। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, तो डिमांड डिपॉजिट में क्या है? करंट अकाउंट। तो रिलायंस के करंट अकाउंट में 100 रुपए पड़े जो असल में मोनाल के हैं। देन व्हाट इज द मनी सप्लाई M3? 0 + 0 + 100, तो कितना M3? 100। सो व्हाट विल हैपन इफ मनी इज इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट? नथिंग भाई, यही होगा ना, M3 तो यही रहेगा। इसको और आगे खींचते हैं। रिलायंस कंपनी ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और उसे ये 100 रुपए दिए कि तुम दे दनादन एड्स करो।
फिर विराट कोहली ने ठीक है मुझे 100 रुपये मिले हैं और मुझे अब शादी करनी है, मैं ज्वेलरी खरीदूंगा वाइफ के लिए, तो ये 100 रुपये उसने एक ज्वेलर को दे दिए। कोहली ने ज्वेलर को 100 रुपये दे दिए। और ये ज्वेलर है वो बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करता, वो अपने पास कैश में रखता है कि बैंक में डिपॉजिट करूंगा, इनकम टैक्स वाले फिर हिसाब मांगेंगे, मेरे से टैक्स मांगेंगे। देन व्हाट इज द मनी सप्लाई? अगेन भाई फोटो खींचो उस वक्त पैसा किधर है, हाथ में कैश है नहीं तो बैंक में पड़ा, दो में से एक जगह हो सकता है। तो कॉइन करेंसी विद पब्लिक, तो मोनाल के पास 0, ये ज्वेलर के पास 100 है। टाइम डिपॉजिट इन बैंक 0, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक 0। क्यों? मुकेश अंबानी के पास जो 100 रुपये थे उन्होंने कोहली को दिए, कोहली ने ज्वेलर को दे दिए, बैंक में पैसा ही नहीं, 0। हाँ तो M3 कितना है? 100, 100 प्लस 0 इक्वल 100। तो यानी डू नॉट कॉम्प्लिकेट दिस टॉपिक विद अननेसेसरी थॉट्स एंड क्वेश्चंस कि अगर जीएसटी लगेगा तो क्या, सीआरआर होगा तो क्या, लोन में गया तो क्या। वो कहीं ना कहीं पैसा पाए तो कैश में पड़ा नहीं तो बैंक में पड़ा है। उससे आगे इसको आप कॉम्प्लिकेट ना करें, आप करेंगे तो भी यूपीएससी पूछने वाली नहीं। उसको पूछना है वो कि इसके आगे पीछे एनसीईआरटी की थियरी लगी रहती। तो देयरफॉर जस्ट मेमोराइज द थिंग्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। उसमें और ज्यादा आइंस्टाइन बनने मत बैठो, इसमें आपका नुकसान है। मुझे अगर एमए या एमकॉम का कोर्स कराना हो तो अपने पास 2 साल रहते, और टीचर को भी क्या उसमें क्या तो दिन में 2 घंटे 5 घंटे लेक्चर लेनी है, तो जबरदस्ती में एक खींच खींच के 2 घंटे आपको पढ़ाऊं उस वक्त। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो हमें बस उतना पढ़ना है जो एग्जाम के लिए काम करे। कल ये होता तो क्या, व्हाट इफ दिस दैट, उसमें जाना नहीं है। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी होगी, तो मैं आपको पहले केस स्टडी दूंगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से सुनना समझना। मान लीजिए आरबीआई ने 120 रुपये प्रिंट किए, 100 की एक पत्ती है, 20 की एक पत्ती, और उनका दिल आ गया मुझे 120 रुपीज देती। तो आरबीआई प्रिंटेड 100 + 20 यानी 120 रुपीज, एंड आरबीआई गेव इट टू मोनाल। और फिर मैंने ये किया 20 रुपये कैश में रखे और बाकी 100 मैंने बैंक में जमा किए। आपके पूरे 120 क्यों नहीं किए भाई? क्योंकि जॉन मेनन किंग्स बोल के गया ना, सारा पैसा बैंक में नहीं रखना है। स्पेसिफिकली एडवाइस पीपल 3 कारण से कैश में रखना है: ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। हाँ तो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट आई हैव डन, मैंने जितना पैसा था उसमें 20 रुपये कैश में रखे हैं और बाकी 100 मैंने बैंक में जमा किया। सो 20 इन कैश, बाकी 100 बैंक में जमा किया। तो बैंक में आए 100 डिपॉजिट। मान लीजिए ये सारे पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 100 रुपये मुकेश अंबानी को लोन में दे दिए, और मुकेश अंबानी ने वो सारे 100 रुपये अपने मैनेजर को सैलरी में दे दिए, और वो मैनेजर ने भी जॉन मेनन किंग्स की बात मानते हुए सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, 20 रुपीज कैश में रखे और बाकी 80 उसने बैंक में डिपॉजिट किए, एक्सिस बैंक में। लेकिन इसके बाद एक्सिस बैंक में कोई लोन लेने नहीं आया, उन्होंने बहुत एसएमएस स्पैम, व्हाट्सएप स्पैम, टेली मार्केटिंग कॉल किए पर कोई नहीं आया। तो दिस इज द सिचुएशन। और मैंने उस वक्त सपोज सुबह 10 बजे थे, मैंने फोटो खींच लिया। पहले तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ कि इस केस स्टडी को समझो, इसके बाद क्वेश्चन आएगा तब हम ब्रेक लेते हैं। प्लीज जस्ट सिंपली ऑब्जर्व एंड रीड दिस केस स्टडी। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज M3? M3 में आपको याद कराऊं M3 क्या था? M3 था कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो अभी के लिए आसान रहे तो मैं आपको हिंट देता हूँ कि M3 क्या होता है। जनता के पास जितना कैश है, एंड टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, मतलब ऑल टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट। तो M3 होता क्या है? कॉइन करेंसी कैश विद पब्लिक प्लस ऑल टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, सब कुछ। हाँ तो आपको क्या लगता है इधर M3 कितना होगा? 120 होगा, 220 होगा, 300, 450, जो भी आपको ठीक लगे। 5 मिनट का ब्रेक है, आराम से इस पे मंथन करो, देन वी विल प्रोसीड। एक और मिनट्स।
30 more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है मनी सप्लाई एम3 कितना है? जो भी लगे एबीसीडी या स्किप भी कर सकते हैं ऑप्शन ई। वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। गोमती, चंद्रा, अलका, निशिता, चेतन, अंकुर, अनिशा, हर्षिता, शिवानी, उत्कर्ष, कबीर, अनुपम, ऋतु, यश, मयूर, धीरज, तायरा, आदित्य, धवन, वेद, आसफा, शिवानी, रूही, कोशिका, वैभवी, राजीव, हर्षवर्धन, मयंक, अमित, प्रभात, अर्जुन, कुमार, ऋषांक, शदाब, अमन, फिर सात्विक, रफी, अभिषेक, नोमेश, सर्वज्ञ, विकास, आशुतोष, नेहा, ईशा, अमृतपाल। करेक्ट आंसर्स। देखिए फॉर्मूला क्या थी, कॉइन करेंसी विद पब्लिक। तो 20 रुपी मोनाल के पास है, ये 20 रुपी अंबानी के इस मैनेजर के पास है, जो उन्होंने कैश में रखे, क्योंकि वो जॉन मेनार्ड की इसकी थियरी थी कि कैश में कुछ तो पैसा रखेंगे। तो कॉइन करेंसी विद पब्लिक 20 + 20 एंड ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक्स। तो एसबीआई में कितना पैसा है? 100। आपके वो तो उड़ के चला गया ना अंबानी के पास, यू आर राइट। और आप सोचो, थिंक अबाउट दिस। मान लीजिए अभी रात के ये जो भी 10:30 बजे हैं, मैं अपनी मम्मी को बोल सकता हूँ मेरा बैंक बैलेंस 100 रुपी है। द आंसर इज यस। क्या ये जो मैनेजर है वो अपनी वाइफ को बोल सकता है, अपनी मम्मी को बोल सकता है कि मेरा बैंक बैलेंस 80? द आंसर इज यस। एक ही पैसा दो लोग के खाते में कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि यहाँ पर तो अकाउंट बुक में आपको लिखना है ना। ठीक, 120 रुपीज छापे के बराबर। अब वो एक खाते से दूसरे खाते में घूमते रहेंगे डिपॉजिट और लोन के रूप में, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट है। बट जो आपकी एसेट हो गई कि मैंने 100 रुपये मेरे पास है, अगर मैंने स्पेंड नहीं किए, सिर्फ वहां पर रखे, तो वो तो मेरे ही है। भले आगे बैंक ने किसी को लोन दिया तो आप कह सकते हैं पैसा उड़ के चला गया, बट मेरा तो अकाउंट बैलेंस तो उतना ही रहेगा। सेम दिस गाय विल हैव 80 रुपीज इन हिज अकाउंट, तो वो तो रहेगा। तो यस, इट इज पॉसिबल कि सेम करेंसी नोट कैन रिफ्लेक्ट इन मल्टीपल अकाउंट्स। ये हो सकता है। इस कारण से जो अपना प्रश्न था कि 20 मोनाल के पास है कैश में, मैनेजर के पास 20 है, मोनाल के खाते में 100 रुपये है, जो अंबानी को लोन मिले, करेक्ट। पर मैं तो यही बोलूंगा ना, मेरे बैंक बैलेंस तो उतना ही है, क्योंकि मेरी पासबुक में वो दिखाएगा 100 रुपये है। ये मैनेजर के अकाउंट में 80 रुपीज थे। ओके, तो 100 विद एसबीआई, 80 विद एक्सिस टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। तो अब आप टोटल करो। कॉइन करेंसी पब्लिक 20 मोनाल, 20 अंबानी, स्टाफ 40 रुपीज, और ये जितनी डिपॉजिट है 100 एसबीआई में, 80 एक्सिस में, कितना 180, ये कितना 220। तो ये M3 कितना होगा? 220। ये ऐसी बात हो रही है कि ऑल द कैश विद पब्लिक मोनाल के 20 और ये मैनेजर के 20, ये कितने 40 प्लस ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक्स। तो 100 इधर है डिपॉजिट मोनाल की, और 80 डिपॉजिट है एक्सिस बैंक में ये वाई की। ये सब करो कितना होगा? 220। तो आंसर इज 220। आपके पास नोट्स की तो दो ही पत्ती छपी थी, 100 की एक और 20 की एक, तो ये इतना डबल पैसा कैसे हो गया लगभग? क्योंकि यू आर राइट, जत्थे के हिसाब से तो दो ही नोट छापे थे, एक 20 का नोट था, एक 100 का नोट था। बट सेम नोट विल रिफ्लेक्ट इन मल्टीपल अकाउंट्स साइमल्टेनियसली। मेरे खाते में भी दिखेगा, इसके खाते में दिखेगा, क्योंकि वो तो अकाउंट बुक में लिखने की बात है ना। डिजिटल ये पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहने, आरटीजीएस, कार्ड पेमेंट, यूपीआई वगैरह। तो डिपॉजिट लोन ये चलते रहता है। जब तक आपने पैसा स्पेंड नहीं किया, वो आपका बैलेंस है, भले वो लोन में किसी को गया हो। आप कुछ लोग खिचड़ी करेंगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि M3 और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक ही चीज है। यू आर रॉन्ग भाई। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो बात ही अलग थी ना, कि आरबीआई जो पैसा पेपर पे छापता था, उसकी जगह वो डिजिटल इशू करे, तो हम उसको कहते थे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो लास्ट संडे हमने देखा था। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो बात ही अलग है कि पेपर ने डिजिटली पैसा, आरबीआई उधर ग्लेशियर जो है उसका वो आइसका नहीं और डिजिटल बना दे, ऐसी बात है। तो डू नॉट मिक्स अप। आपके तो फिर M3 क्या है? M3 क्या था? M3 था ये कि टोटल पैसा कितना घूम रहा है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, उसकी फॉर्मूला अलग है। तो खिचड़ी मत करो, इधर जो पैसा इशू हुआ वो एक बात है, और ये टोटल सप्लाई कितना है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो M3 is 220 इन दिस केस। अब इसी केस स्टडी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। रिजर्व बैंक ने मुझे 120 दिए, मैंने 20 कैश में रखा, 100 डिपॉजिट दिया। स्टेट बैंक में 100 डिपॉजिट है, वहां से वो मुकेश अंबानी को 100 लोन में देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इस बार हम केस स्टडी को मॉडिफाई करें कि मुकेश अंबानी लोन लेने आए ही नहीं, कि मुझे लोन नहीं लेना है, और वो अपने स्टाफ को सैलरी भी नहीं देगी, इसको सैलरी भी नहीं देना है, तो इसको सैलरी नहीं मिलती, इसके हाथ में कैश आएगा जीरो, और इसने बैंक में भी कुछ डिपॉजिट नहीं कर पाएगा, तो एक्सिस बैंक में डिपॉजिट भी हो जाएगी जीरो, तो एक्सिस बैंक वाला आगे किसी को लोन में भी नहीं दे पाएगा, जीरो। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि 120 रुपीज आरबीआई ने प्रिंट किए, मृणाल को 120 मिले, उसमें से 20 कैश में रखा, डिपॉजिट 100 किया, लेकिन मुकेश अंबानी ने वो लोन में नहीं लिया, आगे पैसा मतलब वो धारा वही नहीं, द फ्लो डिड नॉट कंटिन्यू फर्दर बियॉन्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अब मनी सप्लाई क्या होगा? इफ मुकेश अंबानी डज नॉट टेक द लोन, देन हाउ मच विल बी द मनी सप्लाई M3? M3 क्या है? कैश विद पब्लिक एंड ऑल टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। पहले तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, आप आराम से इसको कैलकुलेट करो, फिर मैं वोटिंग लाइन चालू करूंगा। सोचिए। हाँ, तो सोचिए, नो लोन इज गिवन, देन व्हाट इज द मनी सप्लाई? ABCDIE, वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। राजीव, अंकुश, आयुषी, आदित्य, राहुल, रोहित, ओशिका, धवन, मोहित, मोहम्मद, सरबनी, कुलबीर, अमित, रूही, अर्शिता, अवनी, मुक्ता, शिवानी, खुशवंत, रमन, मयंक, प्रभात, रोशनी, मयूरेश, आशीष, सोनल, मनीष, हर्षवर्धन, आनंद, जहिदा, मोनिका, वैभवी, शिवानी, रेणुबा, सात्विक, आशुतोष, नोमेश, नेहा, शान, ईशा, सर्वज्ञ, अभिषेक, विकास, अमर। करेक्ट आंसर्स। हाँ, तो क्या इस बार देखिए, कॉइन करेंसी विद पब्लिक मोनाल के पास 20 रुपये है, मैनेजर के पास मतलब जो रिलायंस का स्टाफ मेंबर उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो कॉइन करेंसी विद पब्लिक 20 एंड ऑल टाइप ऑफ टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक्स।
तो एसबीआई में 100 है, एक्सिस में 0 है, तो 100 एसबीआई, 0 एक्सिस, तो कितना 100, तो 20 + 100 कितना 120। तो इस बार क्या हुआ, AM3 इज ओनली 120। तो इसे आपने क्या सबक लिया कि अगर लोन में पैसा घूमेगा नहीं तो मनी सप्लाई बढ़ेगा नहीं। जैसे ही देखिए ब्रेक से पहले वाली जो केस स्टडी में देखिए लोन दिया था तो 220 हो गया मनी सप्लाई। अब अगर लोन में आगे पैसा जाएगा नहीं तो मनी सप्लाई विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली 120, क्योंकि ये 20 मुनाल के पास और डिपॉजिट 100, बाकी तो कोई आगे पैसा गया नहीं। सो द आंसर इज 120। यानी कि बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है, डिपॉजिट में पैसा लेना, आगे लोन में घुमाना, और जितनी बार ये लोन में पैसा घूमेगा उतना मनी सप्लाई बढ़ता है जो इकोनॉमी को मदद करता है। लेकिन एक हद से ज्यादा और भी ये बढ़ नहीं जाना चाहिए, वरना क्या मार्केट में मनी ज्यादा है लेकिन प्याज टमाटर ऑनियन टोमेटो का सप्लाई कम है, तो सप्लाई डिमांड मिसमैच हो जाता है, तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है। तो बस आरबीआई की यही जिम्मेदारी कि ये सब चीजों को मैनेज करें। तो व्हाट वी लर्न इज हाउ टू मॉनिटर ओबेसिटी, उसका इंडिकेटर था बॉडी मास इंडेक्स। तो उसी तरह हाउ टू मॉनिटर द मनी सप्लाई, उसके इंडिकेटर हमने 4 देख लिए, M1 M2 M3 M4। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट था M3, उसकी हमने केस स्टडी भी देखी। इसके और भी वेरिएंट आएंगे, अभी मनी मल्टीप्लायर क्या है वगैरह वो कल हम देखने वाले हैं। M0 क्या है या रिजर्व मनी क्या है वो भी हम कल देखेंगे। अब कुछ और ऐसे मिलते जुलते शब्द जहाँ पर खिचड़ी नहीं करनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बैंक है, तो LIC क्या है, नॉन बैंक है, NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब आपस में ये लोग एक दूसरे को लोन देते रहते हैं, इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए। तो अगर एक दिन के लिए लोन में आपस में एक दूसरे को दिया, उसे क्या कॉल मनी। 2 दिन से लेकर 14 डेज के लिए दिया तो क्या नोटिस मनी। 14 डेज से ज्यादा के लिए लोन में दिया लेकिन 1 साल से कम के लिए तो क्या कहेंगे, टर्म मनी। तो ये अलग चीज़ है, ये सब M1 M2 वाली चीज़ नहीं है, अलग चीज़ है। इसके बारे में हम लोग पिलर 1C में देखेंगे। और ये अलग से पैसा भी नहीं है, समझो। ये तो क्या है, ये तो लोन के लिए जुड़ा हुआ टर्म है, ये ऐसा नहीं नया जाता पैसा पैदा हो गया है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, मतलब व्हाई पीपल कीप मनी विद देमसेल्व्स, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव मोटिव हमने देखा। डिपॉजिट के टाइप देखे, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में हमने क्या देखा, M1 M2 M3 M4। अब हम करेंगे कुछ छोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद जो बड़े टॉपिक्स हैं जैसे M0 और मनी मल्टीप्लायर वो खुद में ही 1 घंटे की बात है। तो समझिए इसके बाद जो असल में आता है मनी मल्टीप्लायर M0 पर 1 घंटे की पढ़ाई है। और उससे पहले ये भी जरूरी है कि जो मैंने आज आपको टेबल सिखाया वो आपने सब तैयार किया होना चाहिए, तो वो बेहतर समझ सकते हैं। तो अभी हम क्या करें, आपको पढ़ेंगे 15 मिनट पर वो छोटे छोटे दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं, जो हैवी चीज़ है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अभी हैंडआउट में सीक्वेंस ऑफ टॉपिक के हिसाब से जो इमीडिएट आता है वो मैं नहीं पढ़ा रहा, उसके बाद वाले छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस, डिपॉजिट टाइप डन, बाकी चीज़ें बाकी है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में देखिए ये M0 वगैरह बाकी है, अपन कुछ छोटी चीज़ समझ लेते हैं। एक कंसेप्ट है करेंसी इन सर्कुलेशन, ऐसा जो चलन में घूम रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि सपोज 100 रुपये का नोट है, 2019 में आपने 90 रुपये आपको स्टेट बैंक में रखा, 10 रुपये आपने कैश में रखा। 2020 में कोरोना, तो हो सकता है आपने विड्रॉ कर लिया हो कि 40 रुपये कैश में रखा है और 60 ही बैंक में रखा है। फिर कोरोना कम हो गया 2021 में, आपकी ये जो प्रिकॉशनरी डिमांड थी वो कम हो गई, तो आप कैश में 20 रखोगे और 80 आप बैंक में रखोगे। तो करेंसी इन सर्कुलेशन इसके साथ जुड़ा है कि ये ब्लू कलर में कितना पैसा घूम रहा है, हाउ मच कैश और कॉइन इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन, उसके साथ जुड़ा एक कंसेप्ट है करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब जो पैसा बैंक में लॉक नहीं हो गया। अब अलग अलग टाइम पे ये कम ज्यादा हो सकता है, इसका ग्राफ हम समझने नहीं बैठेंगे फॉर 2 रीजन। इकोनॉमिक सर्वे ने पिछले 1-2 साल से बोलना बंद कर दिया है, और दूसरा कि इसकी फॉर्मूला भी उन्होंने खुल के बताई नहीं, ना कभी न्यूज़पेपर में आई है। ये बस मतलब हवा में बोलने की बात है कि करेंसी सप्लाई या करेंसी सर्कुलेशन में ये हो रहा है वो हो रहा है, सब बातें। तो विल नॉट वेस्ट सो मच टाइम इन दिस। मैंने आपको टर्म इसलिए बताया क्योंकि कुछ बार देखे तो डरना नहीं है, वो बात इसकी कर रहा है, पर लाउडली उसकी फॉर्मूला या उसके ग्राफ आजकल वो बोलते नहीं, इसलिए हम इसमें जाते नहीं। तो इसकी क्या फॉर्मूला है करेंसी इन सर्कुलेशन, इकोनॉमिक सर्वे ने दी नहीं, गूगल और किताबों में भी इसकी कोई क्लियर बात है नहीं, तो हम वेस्ट टाइम नहीं करेंगे अपना। अखबारों में बताया तो चिंता नहीं करनी है, कुछ पूछे तो लॉजिक से आपने सॉल्व करना है। वेलोसिटी ऑफ मनी, ये दूसरा एक छोटा कंसेप्ट समझते हैं। आपके पास 100 का एक नोट था, आपने ये दुकानदार को दिया जो भी वेफर खरीदने के लिए, उसी से दुकानदार ने घर जाते वक्त अपनी फैमिली के लिए वेजिटेबल सब्जियां खरीदी। तो नोट तो एक ही है, कितनी बार इसने हाथ बदले, हाउ मेनी टाइम्स डिड इट चेंज द हैंड्स, एक बार, दूसरी बार। तो ये एक ही नोट कितनी बार घूम रहा है, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द मनी सर्कुलेशन, कि पैसों का एक नोट कितने हाथ बदलता है, हाउ मेनी टाइम्स द सिंगल करेंसी नोट इज चेंजिंग हैंड्स। इट इज द नंबर ऑफ टाइम मनी पासिस फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। इसका इंडिकेटर या क्या होगा, मेजरमेंट यूनिट की जीडीपी डिवाइड बाय करेंसी इन सर्कुलेशन, पर उसमें हम जाएंगे नहीं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने इसकी कभी कोई खास बात नहीं की। तमिलनाडु की जो इकोनॉमी की बुक है उसमें थोड़ी एक बात है, तो उतनी जो मतलब उल्टी उल्टी बात हमको समझनी होती है, हम समझ रहे हैं क्या ये करेंसी नोट कितने हाथ में चेंज होता है, उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है वेलोसिटी ऑफ मनी। अब आप समझिए, मुकेश अंबानी के पास मान लीजिए 10 लाख नोट है, 100 रुपए के यूनिट के हिसाब से 10 लाख यूनिट्स ऑफ नोट है, और उसमें से सिर्फ 100 रुपये का नोट वो यूज करेंगे, बाकी सब क्या वो तो पड़ा रहेगा। अमीर आदमी तो कोई सारा पैसा थोड़ी उड़ा देगा, बहुत सारा पैसा उसका ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो अगर उसके पास पैसा गया, देन देयर इज अ लाइक्लीहुड कि वो तुरंत दूसरे के हाथ में नहीं जाएगा। रिच पर्सन मे नॉट बी एबल टू स्पेंड ऑल ऑफ हिज मनी, और इस कारण से उसके पास जो नोट्स हैं उनकी वेलोसिटी थोड़ी स्लो हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, जो पुअर पीपल है, गरीब लोग हैं, तो उसके पास आप जानते हो हमेशा क्या परेशानी रहते, पैसा बचत ही नहीं होता, पैसा हाथ में ही नहीं रहता। वाई, बिकॉज जैसे आया कुछ ना कुछ वो खरीदी में उसका चला जाएगा, उसकी सेविंग तो हो नहीं पाएगी क्योंकि उसके खर्चे ज्यादा रहेंगे। तो गरीब के हाथ में जो नोट गया उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहती है क्योंकि तुरंत वो एक से दूसरे हाथ में बदलता रहेगा। तो वन फैक्टर इज कि गरीब लोगों के हाथ में जो पैसा होता है उसकी वेलोसिटी हाई होती है, टिकता नहीं है। अमीर के हाथ में होता है उसकी वेलोसिटी कम रहती है क्योंकि बहुत सारा पैसा वो यूज भी नहीं कर पाते। अनदर फैक्टर, जब इकोनॉमी में बूम यानी तेजी चल रही हो, दिन रात लोग शॉपिंग कर रहे हो, सब मतलब कोरोना के पहले का जमाना याद करो, तो स्वाभाविक है उस हिसाब से आप शॉपिंग करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, वो आगे नया प्रोडक्शन करने के लिए किसी को सैलरी देता है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए किसी को देता है, वो आगे कुछ और शॉपिंग करता है। तो जब भी बूम पीरियड है, अर्थतंत्र में तेजी हो, तो क्या होगा, मनी की वेलोसिटी बढ़ जाती है, एक हाथ से दूसरे हाथ जल्दी जल्दी घूमने लगता है। तीसरा, मान लीजिए आप लोन में पैसा लेके घुमाते हैं और दूसरा आदमी उसको आगे किसी और को लोन में देके घुमा रहा है, ऐसा जो बोरोइंग का सिस्टम ज्यादा बढ़ जाए तो भी पैसा इधर उधर घूमते रहेगा। अब यहाँ पर जो ये वेलोसिटी है वो बहुत ही एकदम पुराना कंसेप्ट है, तो आपको ये मान के चलना है कि हम बैंक, चेक, नेफ्ट ये सब की बात नहीं करें, वो सब इसमें डालोगे तो खिचड़ी हो जाएगी। मान लो कि वो सब है ही नहीं, पुराने एडम स्मिथ के जमाने की हम बात करें।
यानी आपको पता है गरीब लोग हैं वो पैसा कम सेव कर पाते हैं, इधर-उधर उनका चले जाता है। व्हाट अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज़, अमीर देशों में क्या? जैसे अमेरिका, स्वीडन, वहाँ पर भी आप पाएँगे कि जो माँ-बाप हैं, उनको बहुत पैसा बचा के रखना है, बच्चों की शादी करानी है, उनका आईटी में एडमिशन कराना है, वो ऐसे लोन लेके नहीं चलते, सब अपना देखते हैं। उनकी क्या कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी है, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है, उपभोक्तावादी की बहुत बचत नहीं है, दे रहा है मौज करो। सेकंड, तो एक तो उनकी लाइफ़स्टाइल ऐसी है। दूसरा वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी होता है, मतलब आप बेरोज़गार हैं तो सरकार आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बेरोज़गारी भत्ता देगी, जो गरीब है उसको फूड स्टैम्प देगी कि तुम जाके इससे वॉलमार्ट से अपना खाना खरीद लेना। तो वो सब भी क्या सोचे, जो पैसा है उड़ाते रहो, कुछ सेव करके तकिए के नीचे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कारण से डेवलप्ड कंट्री में मनी की वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो सेव ही नहीं करेंगे, वो जितना आएगा तुरंत शॉपिंग करते रहेंगे, इधर से उधर पैसा घूमता रहे। और भी 500 फैक्टर्स हम डाल सकते हैं, पर ये 4-5 जानिए वो काफ़ी है। दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। आजकल तो ये इतना फेमस भी नहीं है, बट बिकॉज़ इट इज़ गिवन इन सम तमिलनाडु एंड अदर बुक्स, तो हमने बेसिक कांसेप्ट समझ लिया कि वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है। इसके बाद दूसरा ऐसा छोटा कांसेप्ट है, रिलेशन बिटवीन लोनेबल फंड्स एंड इंटरेस्ट रेट। समझते हैं? अगर बैंकों के पास लोन में घुमाने को ज़्यादा पैसा होगा, तो वो आपको लोन सस्ते में दे देंगे। दुकानदार के पास बहुत ऑनियन का सप्लाई आ गया, तो सस्ते में भी देगा कि बिगड़ जाए उससे अच्छा दे ही देते हैं सबको सस्ते में। सिमिलरली, अब अपन कैसे समझते हैं? मान लीजिए स्टेट बैंक के पास लोनेबल फंड्स है ₹100, लोन इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है ₹15, मतलब डिपॉजिट में जो पैसा है उसमें ₹100 लोन में घुमाना चाहता है और सबसे ब्याज माँग रहा है, लोन का ब्याज है 15%। लेकिन असल में आप जानते हैं कि तुरंत तो कस्टमर लोन लेने आएगा नहीं, तो ₹80 ही वो लोन में घुमा पा रहा है। बहुत उसने सब टेलीमार्केटिंग स्पैम किया, पर आउट ऑफ 100 ओनली ₹80 ही कुड गिव एज़ लोन्स। तो इस पे इंटरेस्ट कितना कम आएगा? ₹80 लोन में दिया, उस पे 15% इंटरेस्ट बोल के जो भी ₹12 इंटरेस्ट कम आएगा। अब फिर पता चले इसके तो स्टाफ की सैलरी और टेलीफोन बिल और ये सब ₹11 तो है। तो बैंक का प्रॉफिट क्या हुआ? 12 कमाया, सैलरी 11 दिया, तो ₹1 ही प्रॉफिट है। सपोज़ दिस इज़ सिचुएशन नंबर 1। दूसरी सिचुएशन, इसी कारण से बैंक के पास 100 की जगह ₹200 डिपॉजिट में आ जाए, तो लोनेबल फंड्स बढ़ गए, लोन में घुमाने लायक पैसा बढ़ गया उसका। अब वो सोचे ठीक है, तो मैं लोन सस्ते कर देता हूँ, कि 15% नहीं 10% इंटरेस्ट पे मैं लोन दूँगा। और अब क्या होगा, उसके पास कस्टमर लोन ले भी लेंगे, वो टेलीमार्केटिंग और स्पैम करे भाई लोन इंटरेस्ट सस्ते ले लो। तो हो सकता है 200 में से ₹190 कस्टमर लोन में लेके चले जाएँगे कि चीप इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट कितना कमाएगा, ₹190 लोन में गया, तो उसका 10% यानी ₹19 लोन का ब्याज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमाएगा। तो आप तो अभी भी उतना ही है, उसको मान लो 11 सैलरी पहले भी देते थे, अभी भी देते हैं, पर बैंक का प्रॉफिट बढ़ गया, कितना ₹8, 19 माइनस 11। तो इससे आपने क्या सबक लिया कि जब लोनेबल फंड्स बढ़ते हैं, तो बैंकर इंटेलिजेंट होता है, वो अपना लोन ब्याज दर सस्ता कर लेता है ताकि मार्केटिंग कर करके और कस्टमर को लोन दे सके, ताकि उसका प्रॉफिट बढ़ सके। क्योंकि बाकी खर्चे तो उसके फिक्स है कि स्टाफ की इतनी सैलरी, लाइट बिल इतना ही आना, एटीएम का ये मशीन है, उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड का इतनी सैलरी है। तो दोज़ आर हिज़ मतलब ऑन गोइंग, वो तो उसको पता है। उसके ऊपर मैं कैसे नया-नया करूँ, वो फिर आप में रहता है। बट नया खेल करने के लिए उसके क्या लोनेबल फंड्स होने चाहिए। तो द टेक अवे पॉइंट इज़ दिस कि जब-जब बैंक के पास लोनेबल फंड्स बढ़ते हैं, नॉर्मली वो अपने लोन इंटरेस्ट रेट सस्ते कर देता है कि पहले 12% इंटरेस्ट का लोन हो, वो 10% में देना शुरू करे। अब आरबीआई इसको कैसे मैनिपुलेट करेगा? तो उसके बाद से ये जो सीआरआर, एसएलआर ऐसे जो इंडिकेटर्स होते हैं, उसकी मदद से आरबीआई इसे मैनिपुलेट करता है। वो कैसे, वो हम कल आराम से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, इसको ऐसे उल्टा नहीं ले जाना है कि अगर लोन इंटरेस्ट सस्ते होंगे तो बैंक के लोनेबल फंड्स बढ़ जाएँगे। वो उल्टी गंगा नहीं बहानी है। वो आप ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एसबीआई 15% की जगह 10% ब्याज पे लोन देना शुरू करेगा, तो उसमें डिपॉजिट ₹200 का आ जाएगा। भाई डिपॉजिट का इंटरेस्ट अलग होता है, लोन का इंटरेस्ट अलग होता है, तो खिचड़ी मत करना। सनलाइट आती है, तो प्लांट ग्रो करता है फोटोसिंथेसिस से। तो आप ये नहीं कह सकते प्लांट ग्रो हो रहा है इसके कारण सनलाइट आ रही है। वो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सनलाइट अपने हिसाब से आती है। अब मान लीजिए ऑनियन महँगे हो रहे हैं, ₹5, ₹50, ₹150 के ऑनियन हो गया, आपके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। रिज़र्व बैंक ने क्या करना चाहिए कि जनता को शॉपिंग करने से रोके। उसका एक तरीका हो सकता है लोन महँगे कर दो। लोन महँगे कर दिए, लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, 15 की जगह 20% ब्याज पे मिला के, अब तो बाइक बाद में खरीदूँगा, बहुत इंस्टॉलमेंट इसका तो महँगा पड़ेगा। तो बाइक की डिमांड कम हो जाएगी, तो दुकानदार बाइक का प्राइस कम कर देगा, तो प्राइस कम हो गया, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। तो दिस इज़ वन वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम। आपके ऊपर मान लो मानसून ही नहीं हुआ, बारिश ही नहीं हुई, मार्केट में ऑनियन ही नहीं है, तो फिर तो लोन इंटरेस्ट कितना भी करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू आर राइट। दोज़ आर द लिमिटेशंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई उसका तो सॉल्व नहीं कर सकता, पर बाकी चीज़ों में आरबीआई क्या करता है, तो इस तरह से खेल करेगा। हाँ, तो आरबीआई ने यहाँ पर क्या करना है, महँगाई से लड़ना है। लोनेबल फंड्स को कम कर दो ताकि बैंकर क्या लोन इंटरेस्ट बढ़ा दे। लोन इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो अपने आप जनता शॉपिंग कम कर देगी। वैसी बात है कि मान लो पहले 10% लोन इंटरेस्ट चल रहा था, आरबीआई की चलिए लोन महँगा कराना है, 10-15% का ब्याज चढ़ना चाहिए। आरबीआई क्या करे, ये जो बैंकर के पास ₹200 हैं, इसको मैं 100 कैसे कर दूँ, इसको कैसे मैं लॉक करवा दूँ? लोनेबल फंड्स इसके मैं कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दूँ? तो टूल्स यूज़ करेगा, वो सीआरआर होता है, एसएलआर होता है कि डिपॉजिट का इतना पैसा इधर लॉक करो, उधर लॉक करो, ऐसी बात होती है। वो क्या है, वो कल आराम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस तो ये आरबीआई का अल्टीमेटली काम होता है। तो हाउ टू फाइट इन्फ्लेशन, इस केस में वो सीआरआर, एसएलआर ऐसे चीज़ बढ़ाएगा। एक रेपो नाम की चीज़ होती है, उसे आरबीआई शॉर्ट टर्म के लोन देता है, उस चीज़ को बढ़ा देगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन और उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बाइंग सेलिंग करना होता है। कोई चिंता मत करो, ये सारी चीज़ आराम से हम लोग 5 लेक्चर उसमें पढ़ने वाले हैं। आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू कि इस तरह से आरबीआई चीज़ों को मैनेज करता है। दूसरा और आखिरी कंसेप्ट हमको आज समझना है, उसके बाद हम बाकी का कल पढ़ेंगे। आरबीआई इज़ द पब्लिक डेट मैनेजर। इसका मतलब क्या? सरकार को चाहिए लोन, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मतलब 1 साल से कम के लिए चाहिए। तो ट्रेज़री बिल, वेज एंड एडवांस, कैश मैनेजमेंट बिल, ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट जारी किए जाते हैं, उसकी मदद से सरकार अपने लिए लोन का पैसा मोबिलाइज़ करता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए चाहिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इश्यू की जाती है। जनता इन्वेस्ट करे पैसा, सरकार उसे किल करती है। अब समझिए आरबीआई ये सब चीज़ों को मैनेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट इश्यू करने हैं, जनता से पैसा लेना है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करना है, तो मैनेजर का काम किसका है? आरबीआई का है। आरबीआई इज़ द पब्लिक डेट मैनेजर। ऐसी इसको रिस्पांसिबिलिटी मिली अंडर द आरबीआई एक्ट। तो पब्लिक मतलब मेरा और आपका नहीं, पब्लिक मतलब सरकारी बात है। सरकारी लोन का सब व्यवस्थापन रिज़र्व बैंक ने करना है।
अब तो फिर प्रश्न होता है कि सरकार तो फिर तो दे दनादन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाम का कागज इशू कर दे और अरबों रुपए लोन में ले ले और सब गरीबों में बांट दे, तो ये तो सब मिसमैनेजमेंट नहीं हो जाएगा? नो, क्योंकि कानून है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट, उसमें कुछ लिमिट्स हैं कि अपने देश का जीडीपी हो मान लो 100 रुपीज, तो उसके प्रपोर्शन में इतने रुपए से ज्यादा का लोन गवर्नमेंट ले नहीं सकती। तो इंश्योर की दे दनादन लोन लेके इधर उधर सब गरीबी ना बांट जाए, वो हम पिलर 2 में आराम से पढ़ेंगे। अभी के लिए कंसेप्ट जो हमें समझना है कि आरबीआई ये लोन मोबिलाइज करती है तो कैसे करती है। दो जात के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट की जहां पर आप ब्रांड न्यू फ्रेश चीज को खरीदते हैं कि बीड़े मास्टर ने टाटा तनिष्क शोरूम में जाके ज्वेलरी खरीदी, तो ज्वेलरी किसने बाई की? बीड़े मास्टर ने। मान लो ये 1 लाख की, तो 1 लाख किसको मिला? टाटा कंपनी को मिला। इसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, जहां फर्स्ट टाइम वो इंस्ट्रूमेंट या एसेट या कोई चीज ब्रांड न्यू फ्रेश बेचा गया। कुछ टाइम बाद बीड़े मास्टर को याद आए कि भाई मुझे अचानक से कैश की जरूरत पड़ गई है, जो भी बच्चों की फीस भरनी है कॉलेज में या कुछ, तो देन व्हाट यू विल डू? बीड़े मास्टर अपनी ज्वेलरी मान लो जेठालाल को बेच दे, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये तो यूज्ड प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में अब पैसा किसको मिलेगा? व्हेन जेठालाल इज बाइंग दिस ज्वेलरी, या टाटा को पैसा मिलेगा? नहीं, ये पैसा किसको मिलेगा? बीड़े मास्टर को, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं ना। यूज्ड कार आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, मारुति कंपनी को थोड़ी मिलेगा। मारुति कंपनी तो शोरूम में बेचा उस दिन उसको मिल गया, फिर उसका खेल खत्म। तो प्राइमरी मार्केट में समझो कंपनी को पैसा मिलता है, सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकालता है उसमें से। आपकी तो लॉस नहीं हो गया कंपनी का, उन्हें इधर सब खेल करना चाहिए था। कहाँ से? जब मालिक बीड़े है तो पैसा तो बीड़े के पास जाएगा। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्यों होना चाहिए? मान लीजिए आईफोन को रीसेल करने पे पाबंदी लगे, तो फिर तो कोई नया आईफोन लेगा नहीं, ये कि उसी को बेच नहीं पा रहे, पुराना बेचेंगे तो आप नया लेंगे ना। जो भी एक्सचेंज ऑफर चला है, अल्टीमेटली यू आर सेलिंग बैक और समथिंग। तो सेकेंडरी मार्केट होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? सेकेंडरी मार्केट से एसेट को लिक्विडिटी मिलती है, आप आसानी से बेच पाते हैं, तो आप दूसरा काम में पैसा लगा पाते हैं। अब इस लॉजिक पे आप अप्लाई करो। मैंने कहा कि आरबीआई पब्लिक डेट मैनेजर है सरकार के लिए, जो भी लोन का व्यवस्थापन आरबीआई देखती है। आरबीआई क्या करेगी? प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कागज के टुकड़े हम खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट आप समझो वो ब्रांड न्यू कार जैसा है, शोरूम है, वहां पर पहली बार आप जब खरीदी करते हैं। अब इधर मैं और आप भी पैसा लगा सकते हैं, बैंकर भी पैसा लगा सकता है, एलआईसी भी पैसा लगा सकता है। तो वो सब लोग ये ब्रांड न्यू चीज यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे। ये प्राइमरी मार्केट है, और यहाँ जो भी पैसा है वो जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। मारुति खरीदी तो मारुति का पैसा मारुति कंपनी के पास जाएगा। उसी तरह प्राइमरी मार्केट में आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, पैसा गवर्नमेंट को जाएगा। आरबीआई बस मैनेजमेंट देख रहा है। इस स्टेज पे क्या आरबीआई खुद से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकता है? जवाब है नो, इट इज प्रोहिबिटेड। जो मैंने आपको बताया कानून है एफआरबीएम एक्ट, उसमें ऐसा लिखा है कि जो प्राइमरी मार्केट है वहां आरबीआई माल नहीं खरीद सकती। मतलब ऐसे कि मारुति शोरूम का मैनेजर है, उसको पाबंदी है कि वो मारुति गाड़ी नहीं खरीद सकता। ऐसा कि वरना दे देना छाप के दे देगा पैसा, तो समझो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, फिर तो सरकार कुछ भी पैसा छपवा ले। मार्केट में इतनी चीजें नहीं होंगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, इसलिए कानून में ये लिखा है। तो नॉर्मली नॉर्मली आरबीआई ये जो प्राइमरी मार्केट है वहां पर वो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी ऐसा कुछ खरीदेगी नहीं। मतलब आरबीआई अपना पैसा सरकार को नहीं दे रही, बाकी सबसे निकाल के पैसा सरकार को देगी। ये एक बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या है? सपोज आपने 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, तो सरकार आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब चुकाएगी, पर 5 साल बाद मान लो आपका अनलॉक होगा, आपको थर्ड ईयर में पैसा चाहिए और निकल लेना है, तो ऑफकोर्स 2 साल का ब्याज आपको नहीं मिलेगा, 3 साल का जो है उसके एडजस्ट करके निकलना है, तो कहाँ जाओगे? सेकेंडरी मार्केट। जस्ट लाइक बीड़े मास्टर ने किसी और को अपना माल बेच दिया, तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट में होगा ये कि यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आपने खरीदी थी, बैंक ने खरीदी थी, हो सकता है एलआईसी को बेच दे, कुछ केस में आरबीआई उसे खरीद लेगा अपने दूसरे खेल करने के लिए। तो हाँ, सेकेंडरी मार्केट जो होता है जहाँ पर यूज्ड या सेकंड हैंड चीजें बेची जाती है, वहां पर आरबीआई उसे खरीद सकता है, ऐसी सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो यहाँ पर आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खुद खरीद सकता है, बेच भी सकता है, उसके पास पुरानी पड़ी उसको आगे खेलना हो, उस चीज को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। और यहाँ पर आप समझिए कि आरबीआई कुछ भी इधर खेल करेगा तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट कैसी चीज है, ये लोग आपस में ही खेल रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में कुछ भी किया तो उधर ऊपर पैसा नहीं जाएगा। जस्ट लाइक लेट मी गो बैक, सेकेंडरी मार्केट में जेठालाल ने बीड़े से ज्वेलरी खरीदा तो टाटा को पैसा नहीं जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आरबीआई कुछ भी खेल करे सेकेंडरी मार्केट में तो गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को जो पैसा लेना था वो प्राइमरी मार्केट में वो ले चुके हैं। तो दिस इज द प्रोविजन अंडर एफआरबीएम एक्ट। प्राइमरी मार्केट में आरबीआई खुद से कुछ खरीद नहीं सकती, तो इन आरबीआई गवर्नमेंट को सीधा पैसा दे नहीं सकती। सेकेंडरी मार्केट में वो खरीद सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, पर वो पैसा तो क्या आपस में खेलने की बात है, उससे गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिलता नहीं। इसलिए ताकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मन चाहे उतना पैसा निकाल के कोई भी ये योजना चला दो, सब फ्री में बांट दो, इलेक्शन आ रहा है, ये सब ना कर सके। ऐसा एफआरबीएम एक्ट में लिखा है। दिस विल मेक मोर सेंस टू यू व्हेन वी गो टू पिलर 2 बी। अब आप समझिए, सरकार के खर्चे में 15 रुपये, इनकम आ रहा है 5 रुपये, तो लॉस में चले 10 रुपये का घाटा है सरकार को। अब इसके लिए सरकार क्या करे? आरबीआई गवर्नर को कर दे भाई 10 रुपये चाहे कर दो, प्रिंट करके दे दो। अगर आरबीआई ऐसा करता कि सरकार को जितना लॉस है वो सारा खुद से प्रिंट करके दे देता उतना पैसा, और सरकार अपनी दनादन सब योजना चलाती रहे, तो हम कहें कि आरबीआई इज मोनेटाइजिंग द डेफिसिट। घाटे का मुद्रीकरण करे, जितना घाटा है उतना नोट छाप के सरकार को दे रहा है। तो जो अब तक हमने समझा उससे आप क्या समझे? भाई ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई इवन गवर्नमेंट से हमको पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करे ना। लेकिन एफआरबीएम में क्या लिखा है कि आरबीआई प्राइमरी मार्केट में वो खरीद ही नहीं सकती, यानी कि आरबीआई छाप के पैसा गवर्नमेंट को दे नहीं सकती हवे में। तो इट इज नॉट पॉसिबल। मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल, क्योंकि एफआरबीएम में लिखा है कि नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकते। एबनॉर्मल सिचुएशन हो, साइक्लोन सुनामी आ गया या बहुत बड़ा युद्ध हो गया चीन के साथ, तो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आरबीआई ऐसा नहीं कर सकती कि प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे, एंड देयरफॉर आरबीआई सीधा छाप के पैसा सरकार को नहीं दे सकती।
ये सब दिया ग्राफिक्स वगैरह आराम से सोच विचार करना, इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू जब हम पिलर 2D में जाएंगे। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक विल नॉट बी लीनियर हियर, क्योंकि मैंने आपको कुछ चीज पढ़ाई, फिर बड़ा जो कंसेप्ट था मनी मल्टीप्लायर और M0 वो तो 1 घंटे का काम है, वो कल हम आराम से फ्रेश माइंड से देखने वाले। उसके बाद के छोटे-छोटे 2-3 टॉपिक मैंने आपको बताए, तो आराम से उतना आगे स्किप करके हैंडआउट आप देखना। कल हम वापस मिलते हैं, तो ये जो अब नए कंसेप्ट समझ M0 क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, आरबीआई पैसा छापती कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस, एसेट लायबिलिटी होती है वो मिसमैच ना हो जाए इसका ध्यान रखा जाता है, M0 क्या होता है, ये सब हम चीजें कल पढ़ेंगे। कुछ लोगों की ये फरमाइश होती है कि तुम इतना और पढ़ दो 2.5 घंटे तक, पहले मैं ऐसा खींचता था, पर उम्र के साथ थोड़ी बुद्धि भी आती है कि समझो ये अपनी उंगली है, सब लोग एक समान होशियार नहीं है। अब मैं बहुत दौड़ा दौड़ा के करूँ तो होता क्या है कि जिसको इतना पड़ेगा फिर कल वापस आएगा, तो आराम से खाना चाहिए ना, वरना फिर पूछ पूछ के डाला जाए, इट विल बिकम जस्ट लाइक गुजराती डाइनिंग हॉल। मुझे गुजराती डाइनिंग हॉल में जाना पसंद नहीं है। उसका कारण कि आप जैसे बैठो वो परोसता है, आप डाइनिंग एक एक्सपीरियंस है। आप जाते हैं दोस्तों के साथ थोड़ी बात करते हैं, कुछ खाना आता है, फिर कुछ बात करते हैं, नो बस डाल डाल के इसको भगा दो, मतलब क्या कि आपको जितना जल्दी बाहर करेगा तो कोई और कस्टमर को वापस बिठा सके। तो बैच को बहुत दौड़ा दौड़ा के खत्म किया जाए, इट इज एक्चुअली डिसर्विस टू द कस्टमर, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए भी तो बॉडी को टाइम चाहिए। हमने आज जो पढ़ा, जो रिवीजन के लिए बैठे उनको तो मजा ही आता है, भाई ये तो बहुत आसान था, पहली बार देख रहा है उसके लिए दिस विल बिकम ओवरवेलमिंग कि क्या क्या चल रहा है। उसको सुकून से वो कल सुबह एक बार हैंडआउट देखेगा, कुछ अगर उसको फिर भी नहीं समझ वापस थोड़ा रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा, देन इट मतलब वो लाइट क्लिक होगी। इसलिए स्पीड से, ऑफकोर्स मुझे स्पीड से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पर इतना भी नहीं कि फिर लोग दिमाग से खत्म हो जाए। तो कुछ लोग यदि फरमाइश चाहिए तो अभी और आधा घंटा पढ़ा दो, वो कर सकते हैं, बट इट इज अ डिसर्विस टू द ऑल द स्टूडेंट्स। और वैसे भी जो मैंने शेड्यूल बनाया, दिस इज नॉट माय फर्स्ट वीडियो, 13वीं बात कोरोना के बाद में पढ़ा, तो मुझे पता है एक लेक्चर में कितना पेसिंग करो, और उसके बाद भी ऐसा तो है नहीं कि मैं फंस जाऊंगा और सिलेबस खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये 13वीं बार हो रहा है कोरोना के बाद, उससे पहले तो कई बार हो चुका है। तो नीड नॉट वरी, आज के लिए इतना काफी है। कुछ लोग ऐसे नहीं, हमको बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करना है, नो प्रॉब्लम। अब ये करो, पुराना रिकॉर्डेड देख लो, PCB 12 जो दिसंबर में खत्म हो गया, और उसे अपडेट करो Win25 के साथ, अपनी अपनी जरूरत है, उस हिसाब से आप चल सकते हैं। इधर ये स्पीड से मैं चलाता हूँ, मतलब पहले मैं करता 2.5 घंटे की क्लास, आजकल नॉर्मली मतलब नॉर्मली 2 आवर्स तक मैं लेता हूँ। कुछ टॉपिक ही लंबे हो, जैसे जीएसटी वगैरह, तो हो सकता है तब खींचना पड़े, बट अदरवाइज आई एम नॉट ट्राइंग टू हैरेस स्टूडेंट्स। जानबूझ के परेशान करना ये अपनी प्रवृत्ति नहीं है। आपका होमवर्क क्या है, ये जितना पढ़ा रट लो, इसको खत्म करना है भाई, इसको कल सुबह देखना है, बुधवार से पहले एक बार देखना है, टेस्ट दिया और उसके पहले एक बार खत्म। तो बी फिनिश विद दिस, कल आप वापस मिलते हैं, कुछ MCQ भी सॉल्व करेंगे, लेट्स मेक इट।